वहां जाकर उसे मार डालो। यांग ये को सुनकर यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव बदल गए थे। आखिरकार, भले ही जियान वुजी और अनफिटेड वन ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ लड़ाई की थी। लेकिन यांग ये मारना चाहता था। इसकी प्रकृति पूरी तरह से अलग थी। जबकि वे दोनों बड़ी दुनिया के नियमों को चुनौती दे रहे थे, यांग ये इसे और भी अधिक गहन तरीके से चुनौती दे रहा था। क्या यांग ये को मारना पसंद था? बेशक, उसे हत्या करने की लत नहीं थी। इसके विपरीत, वह बस इतना अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। शीतियान ने जो कहा था, उसके आधार पर, शायद यह सम्राट संप्रदाय, युद्ध मंडप, माँ कबीला या दिव्य फीनिक्स संप्रदाय था, लेकिन वे यांग ये को बड़ी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। स्वर्ग पथ पर निश्चित रूप से एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। यदि वह वहां ऊपर जाना चाहता था, तो उसके पास हत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शीतियान ने एक पल सोचा और कहा, भाई यांग, मैं आपकी ताकत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वर्ग का मार्ग साधारण नहीं है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह एक नियम है जिसे बड़ी दुनिया की सभी शक्तियों ने मिलकर बनाया है। जो कोई भी उस नियम को चुनौती देगा, वह पूरी बड़ी दुनिया को चुनौती देगा। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि निचले आयामों से केवल 2 ही लड़कर ऊपर पहुंचे हैं। हालांकि, उनकी ताकत के कारण, बड़ी दुनिया की शक्तियों ने उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। उनके पास उन 2 लोगों के अस्तित्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आप वर्तमान में, उनके शब्दों के पीछे का अर्थ यह था कि यांग ये के पास जियान वुजी और अनफिटेड वन की ताकत नहीं थी। यांग ये मुस्कुराया, मैं समझता हूं। लेकिन भाई शी, क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प है? बेशक तुम करते हो, शीतियान ने आगे कहा, नीदर पवेलियन से तुम्हारे संबंध और तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से, बड़ी दुनिया में जो शक्तियां तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, वे निचले आयामों में तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगी। ऐसी परिस्थितियों में, तुम बढ़ सकते हो। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के आधार पर, मुझे विश्वास है कि तुम्हें बड़ी दुनिया में भी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने शी शियानान को देखा, आप मो शियाओलिन के करीब हैं, है ना? क्या आप स्पेटियल मिंक और स्ट्रोई के बारे में जानते हैं जिन्हें वह निचले आयामों से वापस लेकर आई थी? शी शियानान ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया, मैंने उन्हें नहीं देखा है। जब मैं बंद दरवाजे की साधना से बाहर आई, तो वह बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश कर गई। इसलिए, मैंने उस स्थानिक मिंक या स्ट्रोई को नहीं देखा या सुना है जिसके बारे में आपने बात की थी। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सीए, बर्फीली। उनके बारे में सोचते ही यांग ये की इच्छा हुई कि वह अभी बड़ी दुनिया में उड़ जाए। दिव्य फीनिक्स कबीले ने जीर और स्ट्रोई को ले लिया था, लेकिन क्या वे जीर और स्ट्रोई के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या होगा अगर उनके पास अन्य बुरे इरादे हों? खासकर स्ट्रोई के साथ। स्ट्रोई एक अनोखी अस्तित्व थी, इसलिए बहुत संभावना थी कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा। संक्षेप में कहें तो, वह चैन से नहीं सो सकता था। वह बिल्कुल भी चैन से नहीं सो सकता था। इस बीच, शी शियानान ने अचानक कहा, यांग ये, तुम एक आदमी हो, तो शियाओलिन को क्यों परेशान कर रहे हो? वह बहुत अच्छी इंसान है। वह एक अच्छी इंसान है। यांग ये ने शी शियानान को देखा, उसका आंकलन किया और कहा, कहने की जरूरत नहीं है, आप दोनों वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। शी शियानान का गुस्सा भी बहुत भयानक था, और इसकी तुलना मो शियाओलिंग से की जा सकती है जो एक घमंडी फीनिक्स की तरह व्यवहार करता था। नहीं, मो शियाओलिंग एक फीनिक्स था। शी शियानान आगे कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन शीतियान ने उसे घूर कर देखा। शीतियान ने अपने होंठ सिकोड़े और चेहरे पर नाराजगी के भाव थे, लेकिन वह एक और शब्द नहीं बोली। इस बीच, यांग ये ने शीतियान की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, भाई शी, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। अलविदा, मिलते हैं। शीतियान मुस्कुराया, बड़ी दुनिया में मिलते हैं। यांग ये मुस्कुराया और वहीं गायब हो गया। यांग ये के चले जाने के बाद, शी शियानान ने अचानक कहा, बड़े भाई, वह बहुत मजबूत है। बहुत ताकतवर। शीतियान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। कम आयामों का उल्लेख नहीं करना, यांग यी की ताकत बड़ी दुनिया में भी शीर्ष दर की थी। अगर वह नहीं मरता है, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से जियान वुजी और इन्फेटेड वन से कमतर नहीं होंगी। इस बीच, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, दुर्भाग्य से, वह परेशानी पैदा करने में बहुत माहिर है, और वह इन्फेटेड वन की तरह बिना किसी बंधन के नहीं है। इन्फेटेड वन के पास कोई बंधन नहीं था, और उसके पास केवल उसकी तलवार थी। इसलिए, अगर कोई उसे हराना चाहता था, तो वे केवल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। हालांकि, यांग ये के पास बहुत सारे बंधन हैं। इसलिए, अगर कोई उसे हराना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, वे उसके प्रियजनों को पकड़ सकते हैं, और उसके पास उनकी आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या तुमने देखा कि मावुडी और नेदर सम्राट स्टेलक क्षेत्र के साथ क्या हुआ?
इस बीच शी तियान ने कहा, एक बार जब आप उसके प्रियजनों के खिलाफ काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसका बदला भुगतना होगा। क्या कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा? जिन शक्तियों को उसने अपमानित किया है उनके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की कोई और शक्ति उसे अपमानित करेगी? उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि उसने किस शक्ति को नाराज किया है। उसने अशुभ क्षेत्र में मेरी जान बचाई, इसलिए हमें उस ऋण को याद रखना होगा। निचले आयामों में स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र और तलवार गठबंधन का ख्याल रखना। यदि यह आवश्यक है तो आप सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। यदि बड़ी दुनिया से कोई उन पर हमला करने के लिए उतरता है तो आप सभी गुप्त रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। समझे? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। युवा स्वामी, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। शी तियान ने सिर हिलाया और फिर उसने शी शियानान को देखा। तुम्हारे लिए, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी किसे नाराज किया है? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह बड़ी दुनिया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ शी कबीले का नाम बोल सकते हो और फिर वह तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा? मावुरी को जानते हो? उस आदमी की लाश अब तक ठंडी हो चुकी है। शी शियानान ने अपने होंठ सिकुड़े। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह इतना ताकतवर है? शी तियान ने धीरे से आह भरी। ज़ियानान, मैं तुम्हें उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें वास्तव में अपने गुस्से के बारे में कुछ करना होगा। इस बार यांग ये तुम्हारे बड़े भाई को कुछ सम्मान देने के लिए तैयार था, लेकिन अगली बार क्या होगा? यदि तुम किसी अन्य निर्दयी साथी को अपमानित करते हो और वह साथी शी कबीले का सम्मान करने या मेरा सम्मान करने से इनकार कर देता है तो तुम क्या करोगे? शी शियानान शी तियान के पास गया, उसकी बांह पकड़ी और उसे हिलाया। तो फिर मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। एक बार जब तुम मजबूत हो जाओगे तो क्या कोई तुम्हें सम्मान देने से इनकार करने की हिम्मत करेगा? शी तियान ने शी शियानान को गुस्से से देखा। तो आपके भाई को मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जबकि आप आराम से आराम करते हैं और परेशानी खड़ी करते हैं। शी शियानान मुस्कुराई। क्या यह सही और उचित नहीं है कि एक बड़े भाई अपनी छोटी बहन की रक्षा करे? शी तियान जोर से हंसा। तुम एक दिन मुझे मरवा दोगे। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी हुई थीं। शी शियानान ने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, इसलिए मुझे घुमाने ले चलो। ठीक है। अशुभ क्षेत्र। चलो अशुभ क्षेत्र में खेलते हैं, ठीक है? मैंने सुना है कि यह बहुत खतरनाक है। पिताजी हमेशा मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। खेलो। शी तियान ने अपना सिर हिलाया। अभी घर वापस जाओ। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों आने दिया। क्या उसे लगता है कि उसकी दिल की धड़कनें पर्याप्त तेज नहीं हैं? शी शियानान ने धीरे से कहा, बड़े भाई, मैं यहाँ चुपके से आया हूँ। शी तियान के पास कहने को शब्द नहीं थे। यांग ये तारकीय टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से यात्रा की और डाकहेल महाद्वीप पर पहुंचे। इस समय तलवार गठबंधन का मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया गया था जहां तलवार भगवान का महल हुआ करता था, और तलवार गठबंधन पूरे महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति थी। अब जब महाद्वीप के चारों ओर प्रतिबंध समाप्त हो गए थे तो यहाँ की आत्मिक ऊर्जा धीरे धीरे ठीक हो गई थी। हालांकि यह अभी भी एक मध्यम दुनिया से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन यह कई छोटी दुनियाओं से बहुत बेहतर था। आत्मिक ऊर्जा की वसूली ने महाद्वीप को नया जीवन दिया, जिससे यहाँ अधिक से अधिक प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ दिखाई देने लगे, और व्यवहारिक रूप से वे सभी तलवार गठबंधन से थे। इसके अलावा अर्ध देवता धीरे धीरे महाद्वीप पर प्रकट हो रहे थे। हालांकि कोई देवता प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन अब यह केवल समय की बात थी। यांग ये ने किसी को भी भयभीत नहीं किया और सीधे तलवार हॉल में घुस गया। स्वॉर्ड हॉल में दो छोटी लड़कियां एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। दोनों बहुत छोटी लग रही थीं और लगभग 5 या 6 साल की थीं। उनमें से एक पागलों की तरह दौड़ रही थी जबकि उसके पीछे बिजली का एक लंबा बोर्ड चल रहा था। बिजली के बोल्ट पर छोटी चोटी वाली एक छोटी लड़की बैठी थी और उसने बिजली के बोल्ट को कसकर पकड़ रखा था। क्योंकि यह बहुत तेज था, उसके चेहरे पर हवा के झोंके से लहरें उठ रही थीं, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वे स्वाभाविक रूप से लेई लिन और जुएर थे। बिजली चमकने पर जुएर उत्साह से चिल्लाई, बड़ी बहन लेई लिन, तेजी से चलो। लेई लिन ने मुड़कर जुएर को देखा और फिर उसने हल्के से ताली बजाई। एक पल में बिजली ने जुएर को उछाल दिया। जब जुएर जमीन पर गिरने ही वाली थी तो उसके नीचे बिजली का एक तरबूज के आकार का गोला दिखाई दिया और उसने उसे फिर से ऊपर की ओर उछाल दिया। बस इसी तरह दोनों छोटी लड़कियां खुशी से खेलने लगीं। अचानक बिजली का गोला रहस्यमयी शक्ति की एक लहर द्वारा दूर धकेल दिया गया और फिर एक जोड़ी हाथों ने जुएर को पकड़ लिया। यह यांग ये था। जुएर और लेईलिन दंग रह गए जब उन्होंने यांग ये को देखा, और फिर जुएर खुशी से मुस्कुराए और यांग ये की गर्दन को गले लगा लिया। डैडी। लेईलिन तैरकर यांग ये के पास आई और उसके कंधे को पकड़ लिया और फिर खुशी से बोली, बड़े भाई। यांग ये ने लेईलिन को अपने दाहिने हाथ में लिया और दोनों के गालों को चूमा, और फिर वह मुस्कुराया। जुएर, लेईलिन, क्या तुम्हें मेरी याद आई?
मैंने किया। जुएर ने यांग ये की गर्दन को गले लगाया और यांग ये को चूमा, जैसे उसने अभी किया था। यांग ये ने हंसते हुए कहा, जुएर, तुम्हारी माँ कहाँ है? जुएर ने पलकें झपकाईं, मम्मी आंटी जियायूं के साथ नहा रही हैं। नहा रहे हो? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने जुएर को फिर से चूमा और कहा, डैडी को मम्मी से कुछ बात करनी है। तुम अभी लेई लिन के साथ खेलो, ठीक है? जुएर ने कहा, क्या आप जुएर और बड़ी बहन लेई लिन को साथ नहीं ला सकते? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, नहीं। जुएर, अच्छी बनो और अपनी बड़ी बहन लेई लिन के साथ खेलो। मेरा खेल खत्म होने के बाद डैडी तुम्हारे साथ खेलने आएंगे, ठीक है? ठीक है, डैडी, आप बाद में आ जाओ। जुएर ने यांग ये को चूमा, और फिर उसने लेई लिन का हाथ पकड़ लिया और खुशी से उछलने लगी। यांग ये उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराया और फिर वह पलटा और आंतरिक हॉल की ओर देखा। नहा रहा हूं। ठीक है, मुझे भी नहाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। भीतरी हॉल में, स्वाभाविक रूप से आंतरिक हॉल वह जगह थी जहां सुकिंगशी और अन्य लोग रहते थे। दूसरों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की सख्त मनाही थी, और कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आंतरिक हॉल के चारों ओर शक्तिशाली संरचनाएं थीं, इसलिए जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था, वह गार्डों को सचेत कर देता था। हालांकि, वे संरचनाएं यांग यी के लिए सजावट की तरह थीं। आखिरकार, उसके पास स्थानिक कानून और तलवार का क्षेत्र था। कमरे में धुंध छा रही थी और दो महिलाएं विशाल स्नान कुंड में लेटी हुई थीं। भले ही वे पानी में डूबे हुए थे, लेकिन पानी और धुंध की लहरों के बीच उनके शुद्ध सफेद शरीर अभी भी देखे जा सकते थे। हालांकि धुंध के कारण यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसने दृश्य को और भी अधिक लुभावना बना दिया। वे नहा रहे थे। दरअसल, साधना के कुछ क्षेत्रों में साधकों को अब स्नान करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग खुद को साफ करने के लिए करना था। हालांकि, जहां तक कई महिलाओं का सवाल है, स्नान करना एक आदत थी। यह वैसा ही था जैसे कितने साधक अभी भी 3 बार भोजन करने पर जोर देते थे, जबकि उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी। इसके 2 कारण थे। पहला, यह एक आदत थी और कुछ आदतें बदलना बहुत मुश्किल था। दूसरा, ऐसा इसलिए था ताकि वे अभी भी इंसान ही महसूस करें। बहुत कम लोग खेती की मशीन बनना पसंद करते हैं। नहाने के कुंड में, किन शियुए ने सुकिंगशी की छाती को देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। किंगशी, यह और भी बड़ा हो गया है। मुझे बताओ कि क्या यह उस आदमी का काम है? सुकिंगशी थोड़ा शर्मा गई। उसने किन शियाओं की तरफ देखा और सवाल का जवाब नहीं दिया। जब बात इस पर आई, तो उसके 10 भी किन शियाओं का मुकाबला नहीं कर सके। किन शियुए ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। वह सुकिंगशी के पास गई और चालाकी से हंसते हुए बोली, किंगशी, उस आदमी का हुनर है। सुकिंगशी ने किन शियाओं को घूर कर देखा। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज गूंजी, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? सुकिंगशी और किन शियुए ने जब यह आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई होगा। इसके अलावा, यह एक आदमी था। हालांकि, उन्हें खुश होने में बस एक पल लगा, क्योंकि वह आवाज यांग ये की थी। सचमुच, यांग ये उनके सामने प्रकट हुआ। सुकिंगशी ने यांग यी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा लाल होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके कपड़े उड़कर उसके पास आ गए। वह उन्हें पहनने ही वाली थी कि यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वे कपड़े तुरंत वापस वहीं उड़ गए जहां से आए थे। धप। इस बीच, पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज गूंजी, और यांग ये पूल में प्रवेश कर गया। उसने सुकिंगशी की कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराया, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, तो तुम्हें किस बात पर शर्म आ रही है? उसने यांग ये की तरफ देखा। भले ही उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन उसने फिर से अपने कपड़े उठाने की कोशिश नहीं की। किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मजे करो, मैं पहले निकल जाऊंगी और तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। मजे करो, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भागने ही वाली थी। इस बीच, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर चूषण बल की एक लहर ने किन जियू को अपनी बाहों में खींच लिया। यांग ये ने अपनी दूसरी बांह किन शियुए की कमर के चारों ओर लपेटी। क्या तुम नहीं जानना चाहती थी कि मैं कितना अच्छा हूं? आओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी दोनों बाहें उसकी कमर के चारों ओर डाल दी, उसे अपने सामने लाया और झंडा फहराया। आह! किन शियुए को आश्चर्य हुआ और वह तुरंत आश्चर्य से रो पड़ी। लेकिन उसकी चीखें बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब तक हो सके, आनंद लें और खुश रहें। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं। क्या मजाक है? क्या शादीशुदा व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा? उसमें कुछ भी गलत नहीं था। किन शियू को यह बताने के लिए कि वह कितना अच्छा था, यह लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, और वह केवल तभी रुका जब किन शियू ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं थी। नहीं, वह वास्तव में नहीं रुका, उसने केवल युद्ध के मैदान को हिला दिया। यह भीषण युद्ध दूसरे दिन तक चलता रहा।
बिस्तर पर सु किंगशी और किन शियुए यांग ये की बाहों में थे। क्योंकि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यांग ये ने उसके जाने के बाद क्या अनुभव किया था, इसलिए वह शुभ क्षेत्र में अपने कुछ अनुभवों का वर्णन कर रहा था। यांग ये को यह सब बताने में काफी समय लग गया, और फिर किन शियुए ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दुनिया इतनी विशाल होगी। आप जल्द ही बड़ी दुनिया की ओर जा रहे हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं यहाँ वापस आया क्योंकि मैं आप सभी को स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में ले जाना चाहता था। जब तक आप सभी वहां हैं, मैं केवल आराम से रह सकता हूँ। जबकि तलवार गठबंधन शक्तिशाली था और डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर किसी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अन्य तारकीय क्षेत्रों की शक्तियां आएंगी और डार्क हेल कॉन्टिनेंट के साथ परेशानी की तलाश करेंगी। अंधकार में नरक महाद्वीप अभी देवताओं का विरोध नहीं कर सकता। सु किंगशी थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने अपना सिर हिलाया, नहीं। यांग ये हैरान था, क्यों? मूर्ख। इस बीच किन शियुए ने अचानक उस पर अपनी आंखें घुमाई, स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र क्या है? यह उस महिला जून वेइरन का क्षेत्र है। लेकिन हम आपके हैं। अगर आप हमें वहां ले जाते हैं तो भले ही वह कुछ न कहे, उसका परिवार क्या सोचेगा? आखिरकार स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र आपका नहीं है, यह उसके परिवार का है। यांग ये ने भौहें से कुढ़ी, क्योंकि उसने कभी इस पर विचार नहीं किया था। इस बीच सु किंगशी ने कहा, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। यांग ये ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। भले ही डार्क हेल कॉन्टिनेंट में कोई देवता नहीं था, लेकिन क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन में था। इसके अलावा उसने बिग ब्लैकी, लिटिल काओ और ईगलेट को यहीं छोड़ने की योजना बनाई। इन चारों के यहाँ होने से सु किंगशी और अन्य की सुरक्षा की गारंटी होगी जब तक कि 4 सितारा तारकीय क्षेत्र पर हमला न हो जाए। इस बीच किन शियू ने अचानक पूछा, आप बड़ी दुनिया से कब लौटेंगे? सु किंगशी ने भी यांग ये की ओर देखा क्योंकि वह भी उत्तर जानना चाहती थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं जियर और स्ट्रोई को ढूंढने के बाद वापस आऊंगा और तुम सभी को ले जाऊंगा। जियर, सु किंगशी और किन शियुए दोनों ही जी एयर को अच्छी तरह से जानते थे। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वे यांग ये के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में किसी का नाम लेने पर जोर देते हैं, तो वह जी एयर होने की बहुत संभावना है। जी एयर उनसे अलग थी। वह यांग ये के साथ बड़ी हुई थी और उसने यांग ये के साथ बहुत सारी कठिनाइयों और क्लेशों का अनुभव किया था। ऐसी भावनाएं सबसे प्रबल थीं। इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, यांग ये वहां जरूर जाएगा। इसके अलावा यांग ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्हें उसे जाने से रोकने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। सु किंगशी ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और धीरे से बोली, चाहे आप कहीं भी जाएं, बस याद रखें कि आपकी पत्नियां और बेटी हमेशा यहां आपका इंतजार कर रही हैं। यांग ये को गर्मी महसूस हुई। वह बोलने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई हाथ उसके छोटे भाई को पकड़ रहा है। उसने किन शियाओं को देखा और उसने देखा कि वह उसे देख रही है। 2 बातें। पहली बात, जब तुम बड़ी दुनिया में जाओ तो अपने इस साथी पर नजर रखना। इसे सुअर की तरह बेतहाशा बीज फैलाने मत देना, नहीं तो मैं इसे काट दूंगा। दूसरी बात, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पहनने के लिए एक हरी टोपी दूंगा, हर दिन एक नई टोपी। यांग ये तुरंत उछल पड़ी और उसने अपना शरीर उसके ऊपर दबाया, चलो और 300 राउंड मारते हैं। 4 घंटे बाद अचानक बाहर से आवाज आई, बड़े भाई आप उन्हें कब तक और प्रताड़ित करते रहेंगे? यांग ये थोड़ा स्तब्ध था और फिर वह स्पष्ट रूप से खुश हो गया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर लगभग 17 या 18 साल की एक छोटी लड़की थी। वह सुंदर, दुबली पतली थी और यांग ये जैसी ही दिखती थी। वह यांग ये की छोटी बहन यांग याओ थी, बेशक। छोटी याओ मुस्कुराई, बड़े भाई बहुत दिनों बाद मिले। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 स्पष्ट धाराएं बह रही थीं। यांग ये ने अपना हाथ उसके सिर को सहलाने के लिए बढ़ाया और वह धीरे से बोला, छोटी याओ तुम बड़ी हो गई हो। वह एक कदम आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया, बड़े भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। यांग ये मुस्कुराई, रोना बंद करो, तुम पहले से ही बहुत बूढ़ी हो गई हो। दूसरे लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। हालांकि वह और भी अधिक रोने लगी। जहां तक उसका सवाल था, यांग ये ही इस दुनिया में उसका एकमात्र प्रिय व्यक्ति था। बेशक सु किंगशी और अन्य लोग भी उसके प्रिय थे, लेकिन वे अलग थे। यांग ये ने अगले कुछ दिनों में साधना नहीं की। वह सिर्फ सु किंगशी, यांग न्यानिक्सु और अन्य लोगों के साथ गया। वह हॉल के बाहर नहीं दिखा, इसलिए सिर्फ तलवार गठबंधन के कुछ उच्च अधिकारियों को ही पता था कि वह वापस आ गया है। युन बानकिंग और यू बुशून की कमान में डार्क हेल कॉन्टिनेंट का प्रबंधन अच्छी तरह से किया गया था। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, नहीं उसे पता था कि क्या करना है। इसलिए वह केवल सु किंगशी और अन्य लोगों के साथ था। 2 दिन बाद यांग ये ने डार्क हेल महाद्वीप छोड़ने से पहले बिग ब्लैकी, लिटिल काओ और ईगलेट को स्वॉर्ड हॉल में छोड़ दिया था।
डार्क हिल कॉन्टिनेंट छोड़ने के बाद यांग ये क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन में वापस नहीं लौटा। वह स्टेलर सिटी गया और फिर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लिया जो पश्चिमी क्षेत्र की ओर ले गया। उनका गंतव्य ट्रू मार्शल स्टेलर क्षेत्र का दिव्य पराक्रम महाद्वीप था। क्योंकि नानजिंग वहां था, जाहिर है वह उसे भूला नहीं था। पहले उसके पास समय नहीं था, लेकिन अब उसके पास समय है, इसलिए वह उसे पाने के लिए जाना चाहता था। पश्चिमी क्षेत्र बहुत दूर था। टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की मदद से भी वहां पहुंचने में पूरे 3 दिन लग गए। दिव्य वीरता महाद्वीप। ये लियुन ने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार पश्चिमी क्षेत्र निचले आयामों के 4 क्षेत्रों में सबसे मजबूत था। पश्चिमी क्षेत्र में 6 4 सितारा तारकीय क्षेत्र थे। ड्रैगन रैंकिंग में पहला और दूसरा क्षेत्र भी पश्चिमी क्षेत्र से था। यह क्षेत्र मजबूत का सम्मान करता है और इसे 4 क्षेत्रों में सबसे खतरनाक क्षेत्र कहा जा सकता है। जब उसे पता चला कि यांग ये पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने का इरादा रखता है, तो एलियन ने उसे विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा था। जैसे ही यांग ये दिव्य वीरता महाद्वीप पर पहुंचे, एक युवक उनके सामने प्रकट हुआ। अपना नाम बताओ। युवक ने यांग ये को देखा जबकि उसकी आभा यांग ये पर टिकी हुई थी। यांग ये ने युवक की ओर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह युवक वास्तव में एक अर्ध देवता था। इसके अलावा युवक की आभा अत्यंत मोटी थी और सामान्य अर्ध देवताओं से कहीं अधिक थी। यांग ये ने अपनी मुट्ठी बांधी और जवाब दिया, मैं यांग ये हूं। मैं मार्शल संप्रदाय के गुरु से मिलने आया हूं। कृपया। युवक ने अचानक यांग ये को टोकते हुए कहा, आप यांग ये हैं। लगता है मैं सचमुच प्रसिद्ध हो गया हूं। यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ। इस बीच युवक के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई, तुम हमारे मार्शल संप्रदाय में आने की हिम्मत कैसे करोगे? तुम जीने से थक गए होगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये पर अपनी मुट्ठी पटक दी। यांग यी वहीं पर दंग रह गया। यांग यी सचमुच स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह युवक उस पर हमला कर देगा। इसके अलावा युवक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच गहरी दुश्मनी है। उसने कसम खाई कि वह कभी ट्रू मार्शल स्टेलर रीजन में नहीं गया था। इसके अलावा युवक उसका नाम जानता था, फिर भी उस पर हमला करने की हिम्मत की। यह बहुत ही असामान्य बात थी। वह आत्ममुग्ध नहीं था, लेकिन जबकि निचले आयामों में ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने उससे लड़ने की हिम्मत की, बहुत कम थे। इसके अलावा उन अस्तित्वों में यह युवक बिल्कुल भी शामिल नहीं था। यांग यी हैरान था। इसी बीच युवक की मुट्ठी उसके सामने आ गई। यांग ये ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे आगे पटक दिया। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा जब युवक को तुरंत ही लगभग 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। युवा ने अपनी सुन्न बांह को देखा और दंग रह गया। उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, जैसा कि सीनियर सिस्टर एन के मन में उस व्यक्ति से उम्मीद थी। लेकिन मैं पहले लापरवाह था और मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया, और इसीलिए मुझे वह छोटा सा नुकसान उठाना पड़ा। अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बाईं हथेली को खोला, उसे थोड़ा पीछे खींचा और फिर थोड़ा आगे की ओर धकेला। उसमें से एक ऊर्जा हथेली निकली और फिर उसके चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा। यहाँ का स्थान अपने भीतर की ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ लग रहा था। युवक गुस्से से चिल्लाया और ऊर्जा हथेली यांग ये पर गिर पड़ी। जब ऊर्जा हथेली यांग ये से 3 मीटर दूर पहुंची, तो वह अचानक हिल गई और फिर वह अनगिनत ऊर्जा हथेलियों में बदल गई, जिन्होंने यांग ये को घेर लिया। यह दृश्य देखकर युवक के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी ऊर्जा हथेलियां टूट गईं। उसके बाद यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ। युवक चौंक गया और सहज ही उसने अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। इस बीच यांग यी ने भी अपना पहला फॉरवर्ड पटक दिया। धमाका। युवक को फिर से 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। इस बार यांग यी ने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नहीं रोका था, इसलिए युवक का पूरा हाथ मुड़ गया था। इसके अलावा उसने 1 दर्जन से अधिक बार खून थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। युवक ने यांग यी को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव भर गया। तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो। यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते कि मैं मजबूत हूं? युवक ने यांग ये की ओर देखा और कहा, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। तुम्हें इससे पहले नहीं पता था? यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना? हाँ, युवक ने आगे कहा, सीनियर सिस्टर एन के अनुसार आप उसके मंगेतर हैं। उसके मंगेतर? यांग ये दंग रह गया, उसने ऐसा कहा। युवक ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने युवक से बात की, यांग ये को यह समझने में देर नहीं लगी कि एन नानजिंग ने ऐसा क्यों कहा था। एन नानजिंग मार्शल संप्रदाय में बेहद लोकप्रिय थी और बड़ी संख्या में लोग उसका पीछा कर रहे थे। एन नानजिंग स्वाभाविक रूप से उनमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन वे एक ही संप्रदाय से थे, इसलिए वह उन्हें पीटकर उनका पीछा करने से नहीं रोक सकती थी, है न? आखिरकार बहुत कम लोगों ने गंदी चालें चलने की कोशिश की। इसके अलावा उसकी अनोखी काया की वजह से मार्शल संप्रदाय के उच्च पदस्थ लोग उसे अपने खजाने की तरह मानते थे।
इसलिए दूसरे लोग उसका खुलेआम पीछा कर सकते थे, लेकिन अगर कोई चाल चलने की हिम्मत करता तो उसे निश्चित रूप से मार दिया जाता। इस प्रकार एन नानजिंग ने अंत में बचाव के रूप में यांग ये का उपयोग किया था। इस तरह मार्शल संप्रदाय के लोगों के मन में एक ही व्यक्ति था और वह था यांग ये। यही कारण था कि युवक ने यह पता लगाने पर हमला किया था कि वह यांग ये है। जहां तक युवक के उस पर हमला करने की हिम्मत करने का सवाल है, तो इसका कारण यह था कि पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में यांग ये के कारनामे अभी तक यहां नहीं फैले थे। पश्चिमी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से घमंडी था, इसलिए उसने बहुत कम ही अन्य क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखा। इस तथ्य के साथ कि यह पूर्वी क्षेत्र से बहुत दूर था, यहाँ के कई लोग यांग ये की असली ताकत से वाकिफ नहीं थे। इस बीच युवक बोला, आओ, मैं तुम्हें संप्रदाय गुरु के पास ले चलूंगा। यांग ये ने पूछा, क्या तुम अब मुझे नहीं मारोगे? युवक ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि सीनियर सिस्टर एन को पाने का तुम्हें क्या अधिकार है। तथ्य साबित करते हैं कि तुम्हें हर अधिकार है। वह नहीं जानता था कि यांग ये की असली ताकत क्या है, लेकिन अभी अभी हुई टक्कर के आधार पर वह जानता था कि उसके जैसे 10 विशेषज्ञ भी यांग ये का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वह अब यांग ये से लड़ने पर जोर देता है तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। यांग ये ने सिर हिलाया, आओ, मुझे अपने संप्रदाय गुरु के पास ले चलो। युवक ने सिर हिलाया। बस इसी तरह यांग ये युवक के नेतृत्व में दिव्य वीरता शहर में पहुंच गया। दिव्य वैलेंस सिटी। जब वे शहर में प्रवेश करने वाले थे तो युवक अचानक बोला, आपको सावधान रहना चाहिए। यांग ये ने उसकी ओर देखा, क्यों? क्या शहर में कोई खतरा है? युवक शर्मिंदगी से मुस्कुराया, हो सकता है। यांग ये ने कुछ सोचा और सिर हिलाया, वास्तव में। युवक को यांग ये को दिव्य वीरता हॉल में ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर युवक यांग ये के आगमन की सूचना देने के लिए अंदर गया। चूंकि यहाँ के लोगों को यांग ये की पहचान और ताकत के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ एन नानजिंग का दोस्त माना, न कि किसी तार्किक क्षेत्र का नेता। अन्यथा वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आखिरकार यांग ये एक तार्किक क्षेत्र का नेता था और वह मार्शल संप्रदाय का दौरा करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उन्हें उसका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त हैसियत वाले किसी व्यक्ति को भेजना चाहिए। हालांकि यांग ये को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कभी इस तरह की चीजों की परवाह नहीं की थी। मार्शल संप्रदाय एन नानजिंग का संप्रदाय था और इस संप्रदाय ने एन नानजिंग की मदद की थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे काम नहीं करेगा जिससे एन नानजिंग मुश्किल स्थिति में पड़ जाए। करीब 15 मिनट बाद अचानक हॉल से कुछ युवा पुरुष बाहर निकले। उनमें से 100 से ज्यादा लोग थे। उसी समय आसपास के इलाकों से कई अन्य लोग यांग यी की तरफ दौड़े। कुछ ही देर में सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ 1000 से ज्यादा लोग आ गए और हर तरफ से और भी ज्यादा लोग आ रहे थे। वह आदमी यांग ये है। वह इतना अच्छा नहीं दिखता। वह मेरे जितना सुंदर नहीं है। तो सीनियर सिस्टर एन को वह आदमी क्यों पसंद है? बिल्कुल, यह ऐसा है जैसे फूल को गंदगी के ढेर पर चिपका दिया गया हो। मुझे लगता है कि उसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से छुपाया है। आखिरकार सीनियर सिस्टर एन एक घमंडी व्यक्ति है। अगर वह उसे पसंद करती है तो वह सिर्फ बकवास का ढेर कैसे हो सकता है? हमें एक पल में पता चल जाएगा कि वह बकवास का ढेर है या नहीं। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसने स्वाभाविक रूप से सुना कि वे क्या कह रहे थे, क्योंकि उन्हें उसके सुनने की चिंता नहीं थी, या शायद यह कहा जा सकता है कि वे उसे जानबूझकर सुनने दे रहे थे। वह काफी हैरान था। वह इस बात से हैरान था कि यहाँ एन नानजिंग कितनी लोकप्रिय थी। दरअसल एन नानजिंग एक खूबसूरत महिला नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी आभा थी और वह आभा बेहद आकर्षक थी। वह लगातार मजबूत बनने का प्रयास करती रही। प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के बाद से वह एकमात्र व्यक्ति थी जो उनके साथ बराबरी कर सकती थी और शायद उनसे आगे भी निकल सकती थी। नेदर मैडन जैसे लोगों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसने खुद को पुनर्जन्म देने के बाद फिर से साधना शुरू कर दी, लेकिन एन नानजिंग ने ऐसा नहीं किया। एन नानजिंग ने पूरी तरह से साधना करने के लिए खुद पर भरोसा किया था। अपनी खुद की प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा उसकी वर्तमान उपलब्धियां उसकी कड़ी मेहनत के बिना नहीं हो सकती। वास्तव में जहां तक यांग ये का सवाल है, कड़ी मेहनत हमेशा प्राकृतिक प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। अगर कोई कमतर प्राकृतिक प्रतिभा वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत करे तो वह एक दिन सफलता प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा वाले लोग कड़ी मेहनत नहीं करते तो सबसे अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा है और वह कड़ी मेहनत करता है तो वह व्यक्ति भयानक होगा। एन नानजिंग एक ऐसा ही व्यक्ति था। इस बीच कढ़ाईदार लबादा पहने एक आदमी जो हॉल के भीतर से आए समूह के सामने खड़ा था ने पूछा, आप यांग ये हैं? यांग ये ने उस आदमी की ओर देखा और सिर हिलाया, मैं हूं। कढ़ाईदार लबादा पहने आदमी यांग ये के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सच कहूंगा, जूनियर सिस्टर एन एक असाधारण प्रतिभाशाली है और तुम उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, इसलिए उससे दूर रहो।
समझे? यांग ये ने अपनी नाक को छुआ और कहा, वास्तव में, मैं भी एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। तुम? आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। यांग ये ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? तुरंत ही आसपास का वातावरण शोर से भर गया। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत करेगा। आखिरकार, यह मार्शल संप्रदाय का क्षेत्र था। आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और सिर हिलाया, तो फिर कोशिश करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। दरार, यांग ये के आसपास का स्थान टूट गया। उसी समय, एक विशाल क्षेत्र में उबलते पानी की तरह लहरें उठने लगी, और यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। यांग ये ने भी अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। उनकी मुट्ठियां बहुत ही सीधे ढंग से टकराईं। धमाका, एक धमाका हुआ और फिर सभी लोग सदमे में देखते रहे क्योंकि वह आदमी हॉल में उड़ गया। इसके अलावा, उस आदमी के पीछे खड़े सभी लोग भी उड़ गए। इस समय, यहाँ सभी लोग स्तब्ध थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी सिर्फ एक टक्कर से हार जाएगा। सभी ने यांग यी को देखा, और आश्चर्य के अलावा, उनकी आंखों में जिज्ञासा का एक निशान था। हॉल में, वह आदमी एक घुटने पर टिका हुआ था और उसका दाहिना हाथ हिंसक रूप से कांप रहा था। हालांकि वह कांप रहा था, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह अब उस हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा था। दरअसल, यह सिर्फ उसका हाथ नहीं था, वह अपने पूरे शरीर को महसूस करने में लगभग असमर्थ था। आदमी ने यांग ये की ओर देखा, कितना मजबूत। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकल पड़ी। यांग ये ने जब उस आदमी को खून बहता देखा तो असहाय होकर कंधे उचका दिए, मैंने खुद को रोक लिया। सकना, यांग ये की बात सुनते ही युवक ने एक बार फिर खून थूक दिया। इस बीच, यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। मैंने सुना है कि मार्शल संप्रदाय युद्ध का शौकीन है। मैं, यांग ये, महसूस करता हूं कि मुझ में कमी है, इसलिए मैं मार्शल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। इस बिंदु पर यांग ये एक पल के लिए रुका और फिर उसने कहा, मेरी ताकत को ध्यान में रखते हुए, मैं सुझाव देता हूं कि आप सभी लोग एकजुट हो जाएं। अभिमानी, अत्यंत अहंकारी, बिल्कुल अहंकारी। यांग ये की बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। सेना में शामिल हो जाओ। उनसे सेना में शामिल होने के लिए कहना उन्हें नीचा दिखाने से अलग नहीं था। पश्चिमी क्षेत्र की नंबर 1 शक्ति के रूप में, मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का निश्चित रूप से अपना गौरव था। मैं तुमसे लड़ूंगा। निश्चित रूप से, एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर यांग ये के सामने आया। किसी ने कहा, यह वरिष्ठ भाई कैंग म्यू है। हे, वरिष्ठ भाई कैंग म्यू की तलवार की मंशा पुनर्जन्म रैंक पर है। टीएस्क, आपको क्या लगता है कि वह साथी, यांग ये, कितनी चालों का विरोध कर पाएगा? 3. क्या तुम यांग ये को नीचे देख रहे हो? 4. इससे ज्यादा नहीं। हाहा। चारों ओर जोरदार हंसी गूंज उठी। यांग ये ने कैंग म्यू पर नजर डाली, तलवार की खेती करने वाला। कैंग म्यू ने अपना आकार थोड़ा सा घुमाया और अपनी तलवार को जमीन की ओर इंगित करते हुए कहा, पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 तलवार साधक। नंबर 1 तलवार साधक। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। भले ही उसे तलवार दाव में उसके बराबर का कोई व्यक्ति शायद ही कभी मिला हो, लेकिन उसने कभी खुद को नंबर 1 तलवार साधक कहने की हिम्मत नहीं की। दुनिया इतनी बड़ी थी, और इतने सारे विशेषज्ञ थे, तो कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि वे किसी खास पहलू में सर्वश्रेष्ठ हैं? जो लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वे ज्यादातर अज्ञानी लोग होते हैं। 3 बार। इस बीच, कैंग म्यू अचानक बोला, मैं तुम्हें 3 बार से हरा दूंगा। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। कैंग म्यू ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी तलवार से तलवार की चीख गूंज उठी। इसके अलावा, उसके आसपास की जगह एक शांत झील की तरह हिलने लगी, जो चट्टान से टकराए हो। उसी समय, उसके चारों ओर तलवार की एक भयानक लहर दिखाई दी। पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादा। यांग ये ने कैंग म्यू को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। भले ही कैंग म्यू थोड़ा अति आत्मविश्वासी था, लेकिन उसकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा बिल्कुल भी खराब नहीं थी। यांग ये अनुभवी था, इसलिए वह जानता था कि पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादे को प्राप्त करने के लिए किसी को क्या अनुभव करना पड़ता है। चूंकि कैंग म्यू ऐसी कठिनाइयों को पार कर सकता था और अपनी तलवार इरादे का पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता था, इसलिए कैंग म्यू निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वरिष्ठ भाई कैंग म्यू स्पिरिट पियर्स को अंजाम देने जा रहे हैं। सभी लोग बिना पलक झपकाए कैंग म्यू को देख रहे थे। उनकी आंखें उत्साह, प्रत्याशा और थोड़ी घबराहट से भरी हुई थीं। कैंग म्यू की आंखें कसकर बंद थीं और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। जाहिर है, वह ताकत जमा कर रहा था। अचानक, यांग ये कैंग म्यू के सामने प्रकट हुआ, और फिर उसने कैंग म्यू का गला पकड़ लिया, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता। इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए, कैंग म्यू सहित। यांग ये, तुमने नियम तोड़े हैं। अचानक, दूर से एक उग्र चीख गूंजी। यांग ये ने मुड़कर उस ओर देखा, और उसे एक युवक दिखाई दिया।
इस समय वह युवक उसे गुस्से से घूर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह यांग ये पर हमला करके उससे लड़ना चाहता था। यांग ये काफी उत्सुक था, मैंने नियम कैसे तोड़े? आदमी गुस्से से बोला, अभी तो यह शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी तुमने हमला कर दिया। तुमने नियम तोड़े, यह शुरू नहीं हुआ है। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, क्या मार्शल संप्रदाय के शिष्य ऐसे ही होते हैं? युवक गुस्से में था, वह बोलने ही वाला था कि कैंग म्यू ने अचानक कहा, मैं हार गया। युवक के चेहरे पर भाव बदल गए और फिर उसने कैंग म्यू की ओर देखा। वरिष्ठ भाई कैंग म्यू, आप हारे नहीं हैं। उसने अचानक हमला कर दिया। अगर आप अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर पाते तो वह उसका विरोध नहीं कर पाता। कितनी हास्यास्पद बात है। यांग ये ने युवक की ओर देखा, क्या आप अपने दुश्मन को एक शक्तिशाली तकनीक को अंजाम देने का समय देंगे? क्या आप देंगे? युवक का चेहरा जम गया, लेकिन उसे फिर से बोलने में देर नहीं लगी। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है। यह एक मुकाबला है, एक निष्पक्ष मुकाबला। तुमने वास्तव में एक मुकाबले के दौरान एक आश्चर्यजनक हमला किया। तुम कितने नीच हो। आसपास के कई लोगों ने सिर हिलाया और यांग यी को गुस्से से घूरने लगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, क्या बकवास है। उसने युवक को देखा और बोला, मैं तुम पर हमला करने जा रहा हूं। युवक स्तब्ध रह गया। कुछ ही देर बाद यांग ये युवक के सामने आया और वह कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था कि यांग ये के हाथ ने उसके गले को जकड़ लिया। यहाँ उपस्थित सभी लोग पुनः अचंभित रह गए। रफ्तार, पूर्ण गति। जब वे सदमे से उभरे तो उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। यांग ये ने युवक को अपने सामने खड़ा किया और कहा, तो क्या मैंने इस बार अचानक हमला किया? युवक का चेहरा पीला पड़ गया। चेहरे पर थप्पड़ पड़ना कैसा होता है? यही तो था। यांग ये ने युवक को छोड़ दिया और फिर उसने कैंग म्यू को देखा। एन नानजिंग के लिए विचार करते हुए, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। आओ, अपना हमला करो। कैंग म्यू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम बहुत ताकतवर हो। इस समय एक मूर्ख भी यह समझ सकता था कि यांग ये बहुत ताकतवर है। अचानक सामने वाला युवक चिल्लाया, वरिष्ठ भाई कैंग म्यू, आप यह कर सकते हैं। इसी समय आसपास के कई अन्य लोग भी उसके साथ चिल्लाने लगे। कैंग म्यू ने यांग यी की तरफ देखा और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले की तरह ही उसके चारों ओर तलवार की लहर दौड़ गई। उसी समय उसकी तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। एक क्षण की शांति के बाद कैंग म्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, आत्मा पियज। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार घुमाई। तलवार की ऊर्जा जो बालों के धागे की तरह महीन थी, बेहद अजीब तरीके से यांग ये की ओर बढ़ी। जैसे ही वह यांग ये के सामने पहुंची, यांग ये ने उसे रोकने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि इससे कई लोगों के होंठ चाप की तरह बन गए। खास तौर पर पहले वाले युवक के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक भी थी। ठीक उसी समय जब यांग ये तलवार की ऊर्जा को रोकने वाला था, वह अचानक यांग ये के सामने अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। यांग ये स्तब्ध रह गया और एक पल बाद तलवार की ऊर्जा उसके शरीर से टकरा गई। हा हा हा। इस बीच युवक जोर से हंसा, क्या बेवकूफ है। उस तकनीक में 5 तत्वों की ऊर्जा समाहित है। यांग ये, क्या तुम जानते हो कि 5 तत्वों की ऊर्जा क्या है? यह गहन ऊर्जा द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के बचावों को अनदेखा कर देती है। इसलिए इसे बलपूर्वक रोकने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा है। युवक की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसने देखा कि यांग ये उसे एक मूर्ख की तरह देख रहा था। युवक ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम ठीक हो। केवल वह युवक ही ऐसा नहीं था जिसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अन्य लोग भी यांग ये को देख रहे थे। उन्होंने तलवार की ऊर्जा को यांग ये पर प्रहार करते देखा, लेकिन यांग ये पूरी तरह से ठीक लग रहा था। क्या चल रहा है? इस समय कैंग म्यू की आंखों में एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। अचानक उसे कुछ याद आ गया और उसका चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया, जबकि अविश्वास उसकी आंखों में भर गया जब उसने यांग ये को देखा। यांग ये ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, यह तेज था और इसमें 5 तत्वों की ऊर्जा थी। बुरा नहीं था। तुमने धोखा दिया। अचानक युवक चिल्लाया। उसने यांग यी की ओर इशारा किया और गुस्से से बोला, तुम निश्चित रूप से किसी तरह का शक्तिशाली खजाना ले जा रहे हो। जब युवक ने रुकने से इनकार कर दिया तो यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और यांग ये की निगाहें धीरे धीरे बर्फीली ठंडी हो गईं। अपना मुंह बंद करो। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर एक आलीशान लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी यहां प्रकट हुआ। उसे देखते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के भाव कुछ बदल गए और फिर उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया, संप्रदाय गुरु। अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उस युवक की तरफ देखा, जाओ दीवार के सामने खड़े हो जाओ। जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो तुम जा सकते हो। युवक का चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चला गया। जब युवक चला गया तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यांग ये को देखा, क्या हम थोड़ी बहस करें? तुरंत ही शोरगुल गूंज उठा। सभी लोग अविश्वास से यांग यी को देखने लगे।
वह कौन है जो हमारे संप्रदाय के गुरु को चुनौती देने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या उसके पास यह क्षमता भी है? यांग ये चुप रही। इस बीच मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, नानजिंग मेरे मार्शल संप्रदाय की सदस्य है और मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उसका निर्णय कितना अच्छा है। बेशक, मैं यह भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि निचले आयामों की नंबर 1 प्रतिभा कितनी मजबूत है। निचले आयामों का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। यांग ये आश्चर्यचकित था। मैं? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, तुम्हें नहीं पता। तुम अब निचले आयामों के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वास्तव में, तुम्हें निचले आयामों का नंबर 1 विशेषज्ञ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ उपस्थित सभी लोग उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए। निचले आयामों का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। निचले आयामों का नंबर 1 विशेषज्ञ। वह आदमी, यांग ये। अगर कोई और ये शब्द बोलता तो वे निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करते और वे उस व्यक्ति के चेहरे पर थूक भी देते। हालांकि यह उनका संप्रदाय गुरु था। मैं उन उपाधियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यांग ये ने विनम्रता से कहा, हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, चलो मुकाबला करते हैं। यांग ये ने जवाब दिया, क्या मैं मना कर सकती हूँ? अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था, क्यों? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किए बिना तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। यांग ये को लगा कि अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ताकतवर है। लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह यांग ये की पुनर्जन्म तलवार का विरोध नहीं कर पाएगा। मार्शल संप्रदाय के शिष्य यांग ये की बात सुनकर क्रोधित हो गए और उन पर गुस्से से नजरें गड़ा दी। अगर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौजूदगी न होती, तो वे आगे बढ़कर उस पर हमला कर देते। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, चलो विजेता का फैसला न करें और सिर्फ एक ही वार करें। ठीक है। यांग ये मुस्कुराया, यह ठीक है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। एक क्षण बाद, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे आगे की ओर घुमाया। मुट्ठी के चारों ओर का स्थान टूट गया और फिर एक ऊर्जा मुट्ठी आगे बढ़ी और प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग ये की ओर जा गिरी। अर्ध रिटर्नल रैंक मुट्ठी इरादा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत मजबूत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अर्ध रिटर्नल रैंक मुट्ठी के इरादे को समझ लिया था। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसकी हथेली के एक झटके से प्राचीन म्यान उसकी मुट्ठी में आ गया और फिर उसने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। 3 अतिव्याप्त हेवन रेंज। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और ऊर्जा मुट्ठी से टकराए। धमाका। ऊर्जा मुट्ठी टुकड़ों में बिखर गई और फिर तलवार ऊर्जा मध्यम आयु वर्ग के आदमी की दिशा में आगे बढ़ती रही। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी फिर से आगे पटक दी। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर उस अधेड़ व्यक्ति को लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। वह हार गया। इस समय चारों ओर पुनर्तः शांति थी। मार्शल संप्रदाय का गुरु हार गया था। इस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। मार्शल संप्रदाय का गुरु कौन था? वह पश्चिमी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली में से एक था। केवल पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि निचले आयामों में भी बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकते थे। फिर भी, अब वह एक युवा व्यक्ति से हार गया था। कैंग म्यू के मुंह के कोनों पर कड़वाहट की एक झलक उभरी। उसने अनुमान लगाया था कि यांग ये ने तलवार की मंशा को समझ लिया होगा, क्योंकि वह समझ सकता था कि उसकी तलवार की मंशा गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे अवशोषित कर लिया गया था। उसकी तलवार की मंशा को अवशोषित करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था उससे उच्च स्तर की तलवार की मंशा रखना। अर्ध रिटर्नल रैंक तलवार इरादा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यांग ये के पास अर्ध रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा था। मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अपने हाथ पर नजर डाली। वहां एक निशान था। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर उसने यांग ये की ओर देखा, जैसा कि निचले आयामों में नंबर 1 प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। जहां तक मुझे पता है, हमारे निचले आयामों की युवा पीढ़ी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपसे मुकाबला कर सके। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, पुरानी पीढ़ी में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपसे मुकाबला कर सकें। आप बहुत दयालु हैं। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं यहाँ एन नानजिंग के लिए हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मार्शल संप्रदाय के गुरु एक क्षण के लिए चुप रहे और बोले, चलो अंदर बात करते हैं। यांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, ठीक है। मार्शल संप्रदाय के गुरु ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। मैंने खुद को पहले नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप सभी को एहसास हो कि हमेशा कोई ना कोई ताकतवर होता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप ताकतवर हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। आप आत्मविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप घमंडी और आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे मुड़े और हॉल में प्रवेश कर गए। यांग ये ने उनकी ओर देखा और मार्शल संप्रदाय के गुरु का अनुसरण किया।
यांग ये को जाते हुए देखकर उनमें से कई लोगों के चेहरे पर काफी जटिल भावनाएं थीं और उनकी आंखें काफी धुंधली थीं। अगर यांग ये कमजोर होता तो उनमें से कई के पास अभी भी मौका होता। हालांकि यांग ये कमजोर नहीं था। मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से एन नानजिंग को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ रहने के खिलाफ नहीं होगा, न ही इसका विरोध करने की हिम्मत होगी। आखिरकार अगर यांग ये ने एन नानजिंग को जबरदस्ती छीन लिया तो मार्शल संप्रदाय न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो देगा बल्कि एक और को अपमानित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह एन नानजिंग को भी ले गया तो भी मार्शल संप्रदाय उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यांग यी उसके योग्य थी और उनके पास कोई मौका नहीं था। हॉल में मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कहा, वह अब यहाँ नहीं है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तुम्हारा क्या मतलब है? मार्शल संप्रदाय के गुरु ने उत्तर दिया, मैंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। हालांकि मैंने केवल 2 प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जो प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिभाशाली हैं। उनमें से एक आप हैं और दूसरी वह है। एन नानजिंग की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत महान थी और उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की। यहाँ आने के बाद मार्शल संप्रदाय के पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह एक पल के लिए रुका और बोला, वास्तव में कुछ समय पहले तक मेरे मार्शल संप्रदाय में कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मैं भी उसके साथ युद्ध में पूरी तरह से दबा हुआ था। अगर वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करती तो मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यांग ये ने सिर हिलाया। उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि एन नानजिंग की प्राकृतिक प्रतिभा उससे बेहतर थी। अगर आदिकालीन शिवालय एन नानजिंग के कब्जे में था तो एन नानजिंग और भी असाधारण हो सकता है। इस बीच मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कहा, उसके विकास को बाधित न करने के लिए हमने उसके लिए परमिट प्राप्त किया और उसे बड़ी दुनिया में भेज दिया। विशाल विश्व। यांग ये चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एन नानजिंग बड़ी दुनिया में चली गई है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, वह कब गई? मार्शल संप्रदाय के गुरु ने उत्तर दिया, आधा महीना पहले। वह तुम्हें ढूंढने गई थी लेकिन वह तुम्हें नहीं पा सकी। आधा महीना पहले? यांग ये ने सिर हिलाया। वह तब भी अशुभ क्षेत्र में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे नहीं ढूंढ पाए। इस बीच मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कहा, यह स्थान अब उसके विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यह आपके लिए भी वैसा ही है। निचले आयाम आपके विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझती हूँ। चाहे जो भी हो, उसे पालने और सहारा देने के लिए धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। मार्शल संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए, वह मेरे मार्शल संप्रदाय की सदस्य है। वह एक क्षण के लिए झिझका और बोला, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो आप भी उसकी तरह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और ऐसी प्रतिभाएं किसी भी चीज से बंधी नहीं रह सकती। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसका अपना जीवन है और मैं उसे प्रतिबंधित नहीं करूंगी। जब मैं आज यहाँ आई थी तो मैंने उसे अपने साथ ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। बेशक अगर मार्शल संप्रदाय उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता तो मैं उसे जरूर अपने साथ ले जाती। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्शल संप्रदाय के शिष्य उससे बहुत प्यार करते हैं तो मुझे पता था कि वह अच्छे हाथों में है। मार्शल संप्रदाय के गुरु ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं बिल्कुल खुश हूँ। पसंद किया जाना साबित करता है कि उसमें आकर्षण है ना? मार्शल संप्रदाय के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे भले ही बहुत खूबसूरत न माना जाए लेकिन उसके पास जो आभा है वह अद्वितीय है। निश्चित रूप से बड़ी दुनिया में उसके पीछे पड़ने वाले बहुत से लोग होंगे। उस समय आप व्यस्त हो सकते हैं। यांग ये खुशी से मुस्कुराया। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कहा था। एक बार जब वह बड़ी दुनिया में पहुंच गया तो उसे निश्चित रूप से कई प्रेम प्रतिद्वंद्वियों से निपटना होगा। एन नानजिंग जैसी लड़की नहीं, वास्तव में सुकिंगशी, झूंग वेइरन और अन्य लोग भी ऐसे ही थे। अगर उसके पास जबरदस्त ताकत नहीं होती तो उसके लिए उनके साथ रहना असंभव होता। यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी तो इसका मतलब था कि वह किसी भी समय मर सकता था। इस बीच मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अचानक पूछा, आप बड़ी दुनिया में कब जा रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, बहुत जल्द। मार्शल संप्रदाय के गुरु ने पूछा, आप वहां कैसे जाना चाहते हैं? यांग ये मुस्कुराया, अगर वे मुझे जाने देंगे तो मैं आराम से ऊपर जाऊंगा, अगर वे मना करेंगे तो मैं वहां तक के लिए जान से मार दूंगा। मार डालो। मार्शल संप्रदाय के गुरु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह यांग यी को बहुत देर तक देखता रहा, फिर वह फूट फूट कर हंसा, पूरे निचले आयामों में मुझे डर है कि तुम ही एकमात्र हो जो ऐसा कुछ कहने की हिम्मत रखती हो। विशाल विश्व। बड़ी दुनिया में अपना रास्ता मार डालो। यह दर्शाता है कि यांग ये बड़ी दुनिया के कानून और व्यवस्था को चुनौती देने जा रहा था। पिछले दसियों हजार सालों में निचले आयामों में केवल 2 लोगों ने ऐसा किया था। उनमें से एक जियान गुजी था और दूसरा अनफेटेड वन था। इसलिए यह स्पष्ट था कि बड़ी दुनिया के कानूनों को चुनौती देना कितना मुश्किल था। फिर भी
अब यांग ये वहां अपना रास्ता मारने का इरादा रखता था। यह केवल बड़ी दुनिया के कानूनों और व्यवस्था को चुनौती देना नहीं था, यह बड़ी दुनिया के कानूनों और व्यवस्था के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। क्या वह सफल होगा? मार्शल संप्रदाय के गुरु को इसकी काफी प्रतीक्षा थी। इस बीच यांग ये ने कहा, चूंकि नानजिंग बड़ी दुनिया में चली गई है, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। मार्शल संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया। अलविदा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसे मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्य मिले। इस समय उन सभी की आंखों में कोई दुश्मनी नहीं बची थी और उनकी आंखों में केवल सम्मान देखा जा सकता था। यांग ये ने उन्हें हल्के से सिर हिलाया और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक आसमान से रोशनी की एक किरण उतरी और वह दूर स्थित चौक के बीच में जा गिरी। सब लोग उस प्रकाश की किरण को देखने लगे, यहां तक कि यांग ये भी रुक गया और उसे देखने लगा। प्रकाश फैल गया और काले वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। यांग यी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वह युवक एक देवता था। एक देवता। युवक की उम्र शायद 30 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी उम्र में ही उसे देवलोक की प्राप्ति हो गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत भयानक थी। हालांकि युवक की आभा वास्तव में स्थिर नहीं थी, या इसे बहुत अस्थिर कहा जाना चाहिए। अगर उसकी तुलना मार्शल संप्रदाय के गुरु से की जाए, तो यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई जैसा था। युवक ने अपनी वर्तमान साधना को प्राप्त करने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा नहीं किया। यांग ये ने अभी यही सोचा था। यांग ये ने युवक की बात अनसुनी कर दी और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन युवक ने अचानक कहा, ए नानजिंग कहाँ है? उसे यहाँ आने के लिए कहो, मैं आज उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। यह सुनकर यांग ये रुक गया और फिर उसने उस युवक की ओर देखा। युनकुन। इस बीच यांग ये के पास मौजूद एक शिष्य ने कहा, वो वुल्फ्स की स्टेलर रीजन से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह अतीत में हमारे मार्शल संप्रदाय को चुनौती देने आया था, लेकिन उसे सीनियर सिस्टैन ने हरा दिया था। वह इसे जाने नहीं दे पाया और उसने यह भी कहा कि वह भविष्य में आकर अपना बदला लेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में यहाँ आएगा। इसके अलावा वह अब एक देवता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस शिष्य के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। केवल वह शिष्य ही ऐसा नहीं था जिसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मार्शल संप्रदाय के कई अन्य शिष्यों के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव थे। एक देवता। देवता क्षेत्र अर्ध देवता क्षेत्र से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। हालांकि वे नानजिंग में बहुत आश्वस्त थे, युनकुन अभी भी एक देवता था। इस बीच युनकुन ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और ठंडी हंसी में कहा, क्या वह खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करती? यांग यी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने एक बात नोटिस की थी, और वह यह कि उन्हें नहीं पता था कि नानजिंग अब यहाँ नहीं है। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मार्शल संप्रदाय ने इसे गुप्त रखा था। यह समझ में आता था क्योंकि नानजिंग मार्शल संप्रदाय के ट्रम्प कार्ड में से एक थी। इसलिए यह एक तरह का निवारक था अगर दूसरों को लगता था कि वह अभी भी यहाँ है। क्या नानजिंग कहाँ है? इस बीच युनकुन के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। उसे यहाँ से चले जाने को कहो। मार्शल संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा, पश्चिमी क्षेत्र की नंबर 1 प्रतिभा। मैं आप सभी को एहसास दिलाने जा रहा हूँ कि मैं युनकुन पश्चिमी क्षेत्र की नंबर 1 प्रतिभा हूँ, और वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वह अचानक यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ। युनकुन थोड़ा स्तब्ध था और फिर वह बोलने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने अचानक अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी। 2 अतिव्याप्त हेवन रेंज। युनकुन के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। करीब 100 ऊर्जा मुठ्ठियां आगे बढ़ीं और एक घनी लहर बनी जो यांग यी की तलवार की ऊर्जा से टकराए। हालांकि उसकी ऊर्जा मुठ्ठियां कागज की तरह थी जिन्हें यांग यी की तलवार की ऊर्जा ने आसानी से काट डाला। टकराना। युनकुन को बहुत दूर तक उड़ा दिया गया। अंत में उसका शरीर जमीन पर जा गिरा और वहां एक बहुत बड़ा छेद हो गया। गड्ढे में युनकुन जमीन पर लेटा हुआ था और उसका शरीर ऐंठ रहा था। इसके अलावा उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। यांग ये युनकुन के पास गया, उसे देखा और कहा, पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। कितना कमजोर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो आकाश में गायब हो गई। मार्शल संप्रदाय छोड़ने के बाद यांग ये स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में लौट आया। वारगोड हॉल। हॉल में केवल 3 लोग थे, यांग ये, झूंग वेइरन और ये लियुयुन। झूंग वेइरन ने पूछा, आप बड़ी दुनिया में जा रहे हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, जल्द ही। उन्होंने ये लियुन को देखा और आगे कहा, क्या तुमने स्वर्गपथ के बारे में जानकारी एकत्र की है? ये लियुन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यदि आप स्वर्गपथ से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको आकाश के अंत तक पहुंचना होगा। यह आकाश में दूर उत्तर में स्थित है। निचले आयामों के साधक बड़ी दुनिया तक पहुंचने के लिए स्वर्गपथ से यात्रा कर सकते हैं, और यह निचले आयामों से बड़ी दुनिया तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है।
यांग ये ने सिर हिलाया। आमतौर पर कितने लोग इसकी रखवाली करते हैं? ये लियून ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, आमतौर पर वहां केवल एक ही द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ होता है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि देवता द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों से बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य के साथ कि बहुत कम लोग बड़ी दुनिया द्वारा निर्धारित नियमों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, इसलिए स्वर्गपथ की रक्षा के लिए एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ पर्याप्त है। हालांकि उसने यांग ये को देखा, लेकिन यह केवल सामान्य परिस्थितियों में ही होता है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वहां के लोगों को पता है कि आप आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए सिर्फ एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजना असंभव है, और वे ऐसे विशेषज्ञों को भी भेज सकते हैं जो द्वैतवाद क्षेत्र से आगे निकल गए हों। वे निश्चित रूप से आपको कोई मौका दिए बिना खत्म करने का इरादा रखते हैं। यांग ये चुप हो गया। जैसा कि एलियन ने कहा था, चून की बड़ी दुनिया की ताकतें उसकी ताकत से वाकिफ थी, इसलिए वे निश्चित रूप से यांग ये को अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगी। वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक दुर्जय सेना या यहाँ तक कि कुछ पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञों को भी भेजेंगे। पुनर्जन्म का क्षेत्र, यह साधना का ऐसा क्षेत्र था जिसका वह अभी विरोध नहीं कर सकता था। इस बीच ये लियून यांग ये के पास गया और गंभीरता से बोला, तुम जियान वुजी या अनफेटेड वन जैसी नहीं हो। जब वे स्वर्गपथ से ऊपर गए थे, तो बड़ी दुनिया की ताकतों ने उन्हें जानबूझकर निशाना नहीं बनाया था। लेकिन बड़ी दुनिया की वे ताकतें तुम्हें निशाना बना रही हैं, और वे तुम्हें कोई मौका नहीं देंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम मत जाओ, कम से कम अभी के लिए। यांग ये ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली, जबकि उसके चेहरे पर थोड़ी उदास अभिव्यक्ति दिखाई दी। जैसा कि एलियन ने कहा था, वह जियान वुजी और अनफेटेड वन की तरह नहीं था। जब वे बड़ी दुनिया में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब बड़ी दुनिया ने उन्हें विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया था, और जब बड़ी दुनिया की शक्तियों ने आखिरकार उन्हें रोकने का फैसला किया, तब वे पहले से ही वहां थे। फिर भी अब, जबकि यह बड़ी दुनिया की सभी शक्तियां नहीं थीं जो उसे निशाना बना रही थीं, लेकिन कम से कम माँ कबीला, सम्राट संप्रदाय और युद्ध मंडप उसे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके अलावा वहां दिव्य फीनिक्स कबीला भी था। मोज़ियाओलिंग निश्चित रूप से जीने नहीं देगा। इसलिए यदि वह बड़ी दुनिया में ऊपर उठना चाहता था, तो ऐसा करना बिल्कुल कठिन था। या फिर यह कहा जाना चाहिए कि यदि यह वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होता, तो वह विशाल संसार में जाने का प्रयास करके मृत्यु को आमंत्रित कर रहा होता। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे जाना होगा। क्यों? ये लियून हैरान थी। इस बार वह वास्तव में यांग ये के विचारों को नहीं समझ पाए। यांग ये कई मौकों पर बहुत आवेगपूर्ण था, लेकिन जब भी वह आवेगपूर्ण तरीके से काम करता था, तब भी वह इस पर पर्याप्त विचार करता था। फिर भी अब वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वे उसके लिए घात लगाए बैठे होंगे, लेकिन वह फिर भी जाने पर अड़ा रहा। वह हैरान थी, बेहद हैरान। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, लियूयुन, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन जरा सोचो। अगर मैं अभी नहीं जा सकता, तो कब जा सकता हूँ? ये लियूयुन चुप हो गया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़ी दुनिया में कुछ शक्तियां मुझे निशाना बना रही हैं, इसलिए मैं अभी वहां नहीं जा सकता, और मैं भविष्य में भी वहां नहीं जा सकता। जब तक मैं द्वैतवाद क्षेत्र या पुनर्जन्म क्षेत्र प्राप्त नहीं कर लेता, तभी मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन चाहे वह द्वैतवाद क्षेत्र हो या पुनर्जन्म क्षेत्र, वे साधना के क्षेत्र नहीं हैं जिन्हें मैं अभी प्राप्त कर सकता हूं। इसके अलावा, भले ही मैं द्वैतवाद क्षेत्र या पुनर्जन्म क्षेत्र प्राप्त कर लूं, फिर भी मैं ऐसी ही स्थिति में रहूंगा। अब मैं एक अर्ध देवता हूं, इसलिए वे केवल द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को ही भेज सकते हैं। भले ही वे पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ भेजें, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं द्वैतवाद क्षेत्र में हूं, तो वे मुझे मारने के लिए अपने सभी विशेषज्ञों को भेज सकते हैं। इसलिए मैं जिस स्थिति में रहूंगा, वह वास्तव में बहुत अलग नहीं होगी। ये लियूयुन बहुत देर तक चुप रही, और फिर वह फूट फूट कर हंसी, लेकिन अगर आप अभी चले गए तो आपके पास कोई मौका नहीं है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने जून वेइरन को देखा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मौत को आमंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। जून वेइरन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम करोगे? यांग ये का चेहरा जम गया। वह मुझे जरा भी सम्मान नहीं देती। इस बीच जून वेइरन उसके पास गया और उसका हाथ थाम लिया। मैंने जी एयर के बारे में सुना है, और मैं तुम दोनों के बीच की हर बात जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब तक तुम जीवित हो, तब तक उसके और हम सभी के लिए केवल आशा ही होगी। समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि जून वेइरन ने बोलना जारी रखा, तुमने बहुत सी शक्तियों को नाराज किया है, और वे ऐसी शक्तियां नहीं हैं जिनका हम विरोध कर सकें। इसलिए अगर तुम मर जाते हो, तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे। इसलिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे? जून वेइरन यांग ये के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह न तो मौत से डरता था, न ही खतरे से। हालांकि उसे डर था कि वे मर जाएंगे, और उसे डर था कि वे खतरे में पड़ जाएंगे।
वह उन्हें किसी खतरनाक या निराशाजनक स्थिति में नहीं पड़ने देगा। हालांकि यह उसके लिए संयम का एक रूप था, लेकिन यह एक तरह की प्रेरणा भी थी। वेइरन सही कह रहा है। इस बीच ये लियुन ने कहा, यांग ये, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमने बहुत से लोगों को नाराज किया है। अगर तुम चले गए, तो भले ही हम बड़ी दुनिया को छोड़ दें, निचले आयामों में बहुत से लोग हैं जो हमारे खिलाफ काम करेंगे। तो मैं, वेइरन, या यहाँ तक कि ज़ीर, हम सभी मर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं मर सकते। क्योंकि अगर तुम मरते हो, तो इसका मतलब है कि उसकी सारी ताकत मर जाएगी। वर्तमान में, तुम तलवार गठबंधन और स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र की एकमात्र उम्मीद हो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है। ये लियुन ने हंसते हुए कहा, दबाव प्रेरणा है। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। चूंकि तुम वहां जा रहे हो, तो तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई और तुरुप का पत्ता है। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जान नहीं दोगे। उसने जून वेइरन को देखा और आगे कहा, वेइरन, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आदमी कभी कभी बहुत आवेगपूर्ण लगता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत होशियार है। जून वेइरन ने यांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया, वास्तव में। वह एक क्षण रुकी और बोली, याद है जब तुम अशुभ क्षेत्र में गए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? यांग ये दंग रह गया, तुमने कुछ कहा? क्या? जून वेइरन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, चूंकि तुम भूल गए हो, तो भूल जाओ। यांग ये ने अचानक अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटी और मुस्कुराया, मैं कैसे भूल सकता था? तुमने कहा था कि वापस आने के बाद मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। बोलते समय, उसने ये लियुन को देखा और कहा, लियुन, मैं यह सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जून वेइरन ने कहा, इसे बहुत ज्यादा चमकीला मत बनाए। एक साधारण सा भी चलेगा। वास्तव में, यह लगभग वैसा ही है। ये लियुन मुस्कुराया, वर्तमान में, हर कोई आपके रिश्ते के बारे में जानता है। हालांकि, समारोह अभी भी पूरा होना है। क्योंकि तभी स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के निवासी आराम से रह पाएंगे। हालांकि यांग ये और जून वेइरन के बीच के रिश्ते के बारे में सभी को अच्छी तरह से पता था, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र के निवासी निश्चिंत नहीं हो सकते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर यांग ये और जून वेइरन अंत में एक साथ नहीं आए, तो उनका तारकीय क्षेत्र क्या करेगा? स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र ने अपनी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किस पर भरोसा किया? यह मुख्य रूप से यांग ये था। यदि यांग ये ने स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र को छोड़ दिया, तो इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा कम से कम आधी रह जाएगी। इसके विपरीत, एक बार यांग यी और जून वेइरन की शादी हो जाने के बाद वे निश्चिंत हो गए। इसे उनकी सेनाओं का मनोबल मजबूत करने वाला कदम माना जा सकता है। ये लियुन स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जिसने पूरे समारोह का प्रबंधन किया। जैसा कि जून वेइरन ने कहा था, समारोह बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं था, और इसे काफी सरल बताया जाना चाहिए। इसमें केवल जून वेइरन के माता पिता और स्वॉर्ड एलायंस और क्लाउड्स ऑफ हेवन स्टेलर रीजन के कुछ उच्च अधिकारी ही शामिल हुए थे। एक बार जब उन्होंने यांग ये और जून वेइरन को विवाह में एक होते देखा, तो जून वेइतियान और उनकी पत्नी को आखिरकार चैन की नींद आ गई। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यांग ये और उनकी बेटी के बीच के मिलन का समर्थन किया। आखिर यांग ये कौन था? वह निचले आयामों में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यह इस हद तक था कि कुछ लोग उसे निचले आयामों में नंबर एक विशेषज्ञ मानते थे। लेकिन उसकी उम्र कितनी थी? यांग यी की उम्र तो 30 भी नहीं थी। भले ही वह जानबूझी और अनफेटेड वन ही क्यों न हो, उनकी उपलब्धियां उनकी उम्र में भी कोई बेहतर नहीं थी। रात, सब कुछ हो जाने के बाद, यांग ये और जून वेइरन वॉरगॉड हॉल से चले गए। उनके कमरे में, कमरा तलवारबाजी और हत्या की मंशा से घिरा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ की दिव्य भावना भी यांग ये को डराए बिना कमरे में प्रवेश करने में पूरी तरह असमर्थ होगी। यांग ये और जून वेइरन ने अपनी चमकदार लाल शादी की पोशाक पहन रखी थी। जून वेइरन एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। इस अवसर के लिए उसने विशेष रूप से कपड़े पहने थे, इसलिए यांग ये भी उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। जून वेइरन ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी शादी होगी। यांग ये ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे कभी नहीं मिली। उसने उसकी ओर देखा, उस दिन का दृश्य याद है जब हम अमर द्वीप पर एक दूसरे से मिले थे? बेशक, यांग ये मुस्कुराया। उसे स्वाभाविक रूप से याद आया कि जब वे मिले थे तो उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था? यांग ये काफी उत्सुक था, क्या? उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हें मारना है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह धीरे से बोली, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। यांग ये ने अपनी बांह उसकी कमर पर रखी और मुस्कुराया, मुझे तब यह नहीं देखना चाहिए था। लेकिन अब, मैं इसकी पूरी प्रशंसा कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और कमरे में अंधेरा हो गया। उसके बाद कमरे में धीमी कराहें उठने और गिरने लगीं। यांग ये ने अगले कुछ दिन जून वेइरन के साथ बिताए।
उसने भी अपना सारा काम छोड़ दिया और पूरा दिन यांग यी के साथ रही। उनकी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से चिपके हुए थे। उल्लेखनीय बात यह है कि यांग ये ने जून वेइरन को एक अग्नि आत्मा फल दिया था जो उसने अशुभ क्षेत्र में प्राप्त किया था। इसे खाने के बाद वह तुरंत देवता क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। जून वेइरन की प्राकृतिक प्रतिभा बिल्कुल भी खराब नहीं थी और इसे अत्यंत महान कहा जाना चाहिए। अगर वह दिव्य दानव भगवान की ब्रह्मांडीय किरणों से घायल नहीं हुई होती तो वह बहुत पहले ही देवता क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई होती। जून वेइरन की युद्ध शक्ति इससे पहले बहुत मजबूत थी। अब जब वह देवता क्षेत्र के शिखर पर थी तो यह काफी भयानक भी था। अगर यांग ये ने पुनर्जन्म क्षेत्र की खेती नहीं की होती तो वह उसे तब तक नहीं हरा पाता जब तक कि वह तारकीय तलवार आरेख का उपयोग नहीं करता। 3 दिन बाद यांग ये ने स्वर्ग के बादलों का तारकीय क्षेत्र छोड़ दिया। जब वह चला गया तो उसने प्राचीन सम्राट पायथन को पीछे छोड़ दिया। सम्राट पायथन मार्शल संप्रदाय के गुरु से कमतर नहीं था। इसलिए स्वर्ग के बादलों की वर्तमान ताकत और सम्राट पायथन के साथ मिलकर निचले आयामों में ऐसी बहुत कम शक्तियां थीं जो स्वर्ग के बादलों के क्षेत्र को अपमानित करने की हिम्मत कर सकती थीं। जहां तक दुनिया की बात है तो वे निचले आयाम में नेदर पवेलियन की उपस्थिति के कारण किसी को भी जल्दबाजी में भेजने का साहस कर सकते हैं। आखिरकार बड़ी दुनिया ने इससे पहले भी रीबर्थ रियल्म विशेषज्ञों को भेजा था, फिर भी वे ब्लड मैडन के हाथों मारे गए थे। प्रत्येक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ की क्षति उनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। चाहे वह पुनर्जन्म क्षेत्र हो या द्वैतवाद क्षेत्र, वे इस स्तर की साधना में विशेषज्ञों को जल्दबाजी में भेजने का साहस नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार ऐसे विशेषज्ञों को यहां भेज दिया गया और उनकी साधना को दबा दिया गया तो वे नेदर पवेलियन के सामने टिक नहीं पाएंगे। इस प्रकार जब तक नेदर पवेलियन को कुछ नहीं हुआ तब तक विशाल विश्व किसी को भी भेजने का साहस नहीं करेगा। यह कहा जा सकता है कि यांग यी ने समर्थन का एक शक्तिशाली स्रोत हासिल कर लिया था। जैसे ही वह स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से बाहर निकले, एक खबर फैलने लगी। यांग यी अब से 1 महीने में बड़ी दुनिया में अपना रास्ता बना लेगा। यह सुनकर सभी लोग उत्साह से भर गए। यांग ये कौन था? अब निचले आयामों में लगभग हर कोई उसका नाम जानता था। वह निचले आयामों का नंबर 1 प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ था। फिर भी वह स्वर्गपथ के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए लड़ रहा था। स्वर्गपथ। पिछले दसियों हजार सालों में सिर्फ 2 लोग ही इस तरह से बड़ी दुनिया में आए थे। उनमें से एक जियान वुजी था और दूसरा अनफेटेड वन। इसके अलावा वे दोनों ही तलवार साधक थे। अब यांग ये भी तलवार साधक था। इसलिए साधना की यह पद्धति, तलवार की साधना, जो कमजोर हो गई थी, फिर से लोकप्रिय हो गई थी। तलवार की खेती। दरअसल दुनिया में तलवार चलाने वाले साधक तुलनात्मक रूप से कम थे। क्यों? क्योंकि यह बहुत कठिन था। तलवार साधक होने में कुछ बहुत मुश्किल था और वह था तलवार का इरादा। अगर कोई तलवार के इरादे को नहीं समझ सकता तो उसे तलवार साधक नहीं माना जा सकता। भले ही किसी के पास तलवार चलाने की शानदार तकनीकें हों, लेकिन तलवार के इरादे के बिना वह अपनी असली ताकत सामने नहीं ला पाएगा। इसके अलावा भले ही किसी के पास तलवार का इरादा हो, लेकिन प्रबुद्ध तलवार हृदय के बिना उसकी युद्ध शक्ति भी इसी तरह सीमित होगी। इन कठोर आवश्यकताओं के कारण बहुत से लोगों ने तलवार की साधना करना छोड़ दिया था। यही कारण था कि तलवार की साधना में गिरावट आ रही थी। फिर भी अब यांग ये की उपस्थिति ने तलवार की खेती को एक बार फिर लोकप्रिय बना दिया था। तलवार चलाने वाले या तो कमजोर थे या असाधारण। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि यांग ये स्वर्गपथ की ओर बढ़ रहा था। क्या वह इससे गुजर सकता था? बहुत से लोग वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसलिए अनगिनत लोग उत्तरी क्षेत्र के छोर पर जाने के लिए तैयार थे। कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। जब हर कोई महीने के बीतने का इंतजार कर रहा था, यांग यी बिना किसी को सूचित किए उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गया था। इस बार वह किसी को पता लगे बिना चुपके से वहां पहुंच गया था। ये लियून और जून वेइरन के अलावा किसी और को नहीं पता था कि वह स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से निकल गया है। वर्तमान में सभी को लगा कि वह अभी भी वहां साधना कर रहा है और अब से 1 महीने बाद स्वर्गपथ को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर, उत्तर की सबसे सुदूर सीमा पर, यांग यी से कुछ ही दूर ऊपर पत्थर से बनी एक इंद्रधनुषी सीढ़ियां थीं। हर एक सीढ़ी 30 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी और यह उसकी दृष्टि के अंत तक ऊपर उठती थी। जाहिर है यह स्वर्गपथ था। अचानक लिटिल स्काई यांग ये के पास आ गया। यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पलकें झपकाईं। यह थोड़ा बहुत पारिवारिक लगता है। मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ रह चुकी हूँ। तुम यहाँ आए हो? यांग ये आश्चर्यचकित था। क्या तुम हमेशा सोते नहीं थे? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया। क्या इसका यहाँ आने से कोई संबंध है? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया और बस स्वर्गपथ की ओर देखने लगी। उसके बाद उसने भौहें सिकोड़ीं। कुछ देर बाद उसने कहा, यह रास्ता काफी जाना पहचाना लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बहुत
बहुत पहले की बात है। इसलिए मैं वास्तव में इसे याद नहीं कर सकती। ओह माय, इसे भूल जाओ, मुझे बस मौज मस्ती करनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आदिकालीन शिवालय में प्रवेश करने का इरादा किया। हालांकि यांगे ने उसे पकड़ लिया और कहा, लिटिल स्काई, क्या तुम थोड़ा और सोच सकती हो? बस इस बारे में सोचो कि क्या तुम यहाँ आई हो। छोटा आकाश हैरान था। क्यों? यांगे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम वहां ऊपर जा रहे हो? उसने पलकें झपकाईं। तुम बहुत बेवकूफ हो। बस ऊपर चलो। यांगी का चेहरा काला पड़ गया। अगर यह इतना आसान होता, तो क्या मुझे आपसे पूछने की जरूरत होती? उसने अपना सिर हिलाया। हो सकता है कि वहां लोग मुझ पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रहे हों। हालांकि मैं इससे नहीं डरता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रास्ते में कुछ खतरनाक है। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। इसमें कोई खतरा नहीं है। यांग ये ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? उसने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच लिटिल स्काई ने अचानक स्वर्ग पथ को देखा। मुझे थोड़ा याद है। ऐसा लगता है कि इसे किसी व्यक्ति ने बनाया है और यह निचले आयामों को ऊपर जाने का रास्ता देने के लिए था। क्योंकि देवता क्षेत्र के शिखर पर बहुत से लोग उच्च आयाम तक पहुंचने में सक्षम हुए बिना ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अंतरिक्ष को तोड़कर अंतरिक्ष से होकर बड़ी दुनिया में जाते हैं, तो इससे ब्रह्मांड के मूल को बहुत नुकसान होगा। इसलिए यह मार्ग बनाया गया था। वे सभी जो योग्य हैं और जिनके पास पर्याप्त शक्ति है, वे इस मार्ग का उपयोग करके बड़ी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर उस व्यक्ति ने निचले आयामों और बड़ी दुनिया के बीच की बाधा को क्यों नहीं तोड़ दिया ताकि वे एक साथ जुड़ जाएं? इसका उत्तर आपको अपने ही लोगों से पूछना होगा। लिटिल स्काई ने आगे कहा, शुरुआत में दुनिया की सभी चीजें बराबर थीं। तो उन्हें स्थिति के अनुसार किसने क्रम दिया? यह आप थे, मनुष्य। यह मनुष्य ही थे जिन्होंने खुद को स्थिति के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया। बड़ी दुनिया एक उच्च आयाम है, यह जगह निम्न आयाम है, और यहाँ तक कि कमजोर दुनियाएं भी निम्न आयाम मानी जाती हैं। यह आप मनुष्य ही थे जिन्होंने यह सब किया। उसने अचानक यांगी को देखा और आगे कहा, भविष्य में स्वर्ग की अवहेलना करने की बात कभी मत कहना। समझे? अगर स्वर्ग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मानव जाति द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। यह इतना गंभीर नहीं है न? यांग ये ने आगे कहा, भले ही मनुष्य काफी लालची हैं, लेकिन यह इस ब्रह्मांड के विनाश का कारण बनने की हद तक नहीं है न? ऐसा नहीं है। लिटिल स्काई ने सपाट लहजे में कहा, चलो आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि जीवित रहने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना आपके लिए सामान्य बात है। लेकिन युद्ध के बारे में क्या? एक बार जब मानव जाति के विशेषज्ञ एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इससे और भी अधिक दुनियाओं का नुकसान होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि दो द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां एक दूसरे से लड़ते हैं और युद्ध की देखरेख करने के लिए स्वर्ग की आंख दांव मौजूद नहीं है, तो उनकी लड़ाई एक महाद्वीप को नष्ट कर सकती है। क्या आपको लगता है कि वे अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते? यांग ये चुप हो गया। दो द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों का तो कहना ही क्या, वह भी ऐसा कर सकता था। जब तक वह महाद्वीप के मूल को नष्ट करता, तब तक सुनामी और भूकंप आते रहते। दुनिया को नष्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। लिटिल स्काई ने आगे कहा, इस तथ्य के अलावा कि वे बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, एक और कारण है कि उन्हें यहां आने की अनुमति नहीं है, वह है निचले आयामों के लोगों को गुलाम बनने से रोकना। क्योंकि बड़ी दुनिया में एक सहज लाभ है। वहां के विशेषज्ञ यहां से अधिक संख्या में हैं। अगर वे बिना किसी प्रतिबंध के यहां आ सकते हैं, तो निचले आयामों के लोगों और राक्षसों के पास सुरक्षित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसमें आप भी शामिल हैं। अगर वे बिना किसी प्रतिबंध के यहां आ सकते हैं, तो क्या आप बच पाएंगे? यांग ये ने लिटिल स्काई की ओर देखा। आपने जो कहा है उसके आधार पर, स्वर्ग दाव ही वह कारण है कि ब्रह्मांड अभी भी अस्तित्व में है और अभी भी शांतिपूर्ण है। बेशक, उसने कहा, अगर स्वर्ग दाव ने नियम और व्यवस्था स्थापित नहीं की होती, तो ब्रह्मांड बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। लेकिन आप में से बहुत से लोग कृतज्ञ नहीं हैं और स्वर्ग की अवहेलना करने के बारे में चिल्लाते रहते हैं। हम्फ, स्वर्ग ने आप सभी को जन्म दिया और पाला पोसा, लेकिन आप में से ज्यादातर कृतघ्न कमीने हैं। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, छोटा आकाश, क्या तुम स्वर्ग के स्वामी दाव को जानते हो? लिटिल स्काई की पहचान बहुत खास और रहस्यमयी थी। इसके अलावा वह स्वर्ग दाव की आंखों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और वह वास्तव में स्वर्ग दाव के भगवान और स्वर्ग दाव की आंखों की रक्षा करती थी। उनकी राय में, लिटिल स्काई निश्चित रूप से स्वर्ग दाव से संबंधित उन लोगों को जानती थी या वह उनमें से एक भी हो सकती है। लेकिन लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैं लिटिल स्काई और बाकी लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं उन सभी सालों पहले अक्सर उनके साथ खेला करता था। यांग ये ने पूछा, फिर उन्होंने आपके साथ क्यों खेला? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? यांग ये का चेहरा कुछ देर के लिए जम गया, और फिर उसने कहा, मुझे अपना सवाल बदलने दो।
वे निश्चित रूप से मेरे साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन वे तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हैं। ऐसा क्यों? छोटे आकाश ने प्रश्न करते हुए उत्तर दिया, क्यों? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, आप जीत गए। वह हंसी। वास्तव में लिटिल लिटिल स्काई और बाकी लोग बहुत मिलनसार हैं। हालांकि आप निश्चित रूप से उनके साथ दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि वे वास्तव में आपको पसंद नहीं करते हैं। यांग ये जोर से हंसा, आपने बहुत स्पष्ट कहा। वह मुस्कुराई और गंभीरता से बोली, क्या तुम सचमुच वहां ऊपर जाओगे? यांग ये ने सिर हिलाया। लिटिल स्काई ने थोड़ा सिर हिलाया, तो फिर शुभकामनाएं। यांग ये ने पूछा, क्या आप मदद नहीं करेंगे? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि कैसे लड़ना है। मुझे भी लड़ना पसंद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने लड़ने की अपनी क्षमता को सील कर दिया है। यांग ये आश्चर्यचकित था, तुमने लड़ने की अपनी क्षमता को सील कर दिया? उसने सिर हिलाया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लड़ने की क्षमता पर भी मुहर लगा देनी चाहिए, क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छे हो। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, दूसरे शब्दों में तुम लड़ना जानती थी, है ना? उसने सिर हिलाया, मुझे ऐसा लगता है। यांग ये ने पूछा, आप कितने मजबूत थे? उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी हारा हूं। यांग ये अवाक रह गया। 11वीं पुस्तक का अंत। पुस्तक 12 षड्यंत्र। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी हारा हूं। यांग ये वहीं दंग रह गया। लिटिल स्काई बहुत रहस्यमयी थी, बेहद शांत। शुरू में उसने सोचा कि वह वास्तव में लड़ना नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह लड़ना नहीं जानती थी, उसे बस लड़ना पसंद नहीं था, और फिर उसने कुछ बेहद आश्चर्यजनक किया और लड़ने की अपनी क्षमता को सील कर दिया। वह कौन थी? वह उत्सुक था, बिल्कुल उत्सुक। लिटिल स्काई की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में जानने के अलावा वह उसकी ताकत के बारे में भी जानना चाहता था। वह कितनी मजबूत थी? यांग ये को इसका जवाब नहीं पता था, न ही वह कोई अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, लिटिल स्काई, क्या तुम सील हटा सकते हो और मुझे मदद दे सकते हो? लिटिल स्काई ने पलकें झपकाईं और फिर उसने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी कि सील कैसे हटाई जाती है। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच लिटिल स्काई ने कहा, इसके अलावा भले ही मैं कर सकूं, मैं आपकी लड़ाई में मदद नहीं कर सकता। यांग ये ने पूछा, ऐसा क्यों? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? उसने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम जानते हो कि लिटिल स्काई और अन्य लोग तुम्हारी मानव जाति और विभिन्न अन्य जातियों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? एक कानून के कारण। यांग ये हैरान था, एक कानून? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, अस्तित्व का नियम। ब्रह्मांड एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति, राक्षस, जानवर और अन्य जीवित प्राणी एक दूसरे को मजबूत और बेअसर करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को मजबूत और बेअसर करती है। अगर लिटिल लिटिल स्काई और अन्य लोग हस्तक्षेप करते हैं, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा और इसे असंतुलित कर देगा। इसके परिणाम बेहद गंभीर हैं। इसलिए अगर ब्रह्मांड के विभिन्न निवासी ब्रह्मांड के मूल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो लिटिल लिटिल स्काई और अन्य लोग आपकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। वह मुस्कुराई, शुभकामनाएं, मैं खेलने जा रही हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आदिकालीन शिवालय की दुनिया में प्रवेश कर गई। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने पत्थर की सीढ़ियों की तरफ देखा। इस बार वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। उसने खुलेआम उस पर चढ़ने का विकल्प नहीं चुना। उसने खुद को यहाँ की जगह में विलीन कर लिया और सीढ़ी पर चढ़ने से पहले तलवार के क्षेत्र में अपनी आभा को छिपा लिया। उसने ये लियुयुन से यह घोषणा करने के लिए कहा था कि वह अब से 1 महीने में बड़ी दुनिया में चढ़ जाएगा, वास्तव में सभी को धोखा देने के लिए था। उसे यकीन था कि बड़ी दुनिया की शक्तियों को पता था कि वह अब से 1 महीने में आ जाएगा। हालांकि वह ऐसा नहीं करने वाला था और वह अभी बड़ी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करने वाला था। वह उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। यांग ये चुपके से आगे बढ़ गया। यह सब बहुत आसानी से हो गया और उसका किसी से सामना नहीं हुआ। हालांकि यांग ये पूरी तरह से सतर्क रहा। भले ही उसने दुनिया को बताया था कि वह अब से 1 महीने में ही बड़ी दुनिया में चढ़ जाएगा, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि बड़ी दुनिया में मौजूद वे शक्तियां अब से 1 महीने में ही स्वर्गपथ की रक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेज देंगी। इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। लगभग 6 घंटे बाद यांग ये अचानक रुक गया। उससे कुछ ही दूरी पर एक बहुरंगी दरवाजा था, स्वर्ग का द्वार। यदि वह उस दरवाजे से गुजरे तो यह विशाल विश्व के क्षेत्र में प्रवेश करने के बराबर होगा। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने दरवाजे से गोली चलाई। लगभग 10 सांसों के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखने का समय भी नहीं मिला, तभी एक उग्र चिल्लाहट गूंजी, स्वर्गपथ का उपयोग करने की हिम्मत किसने की? जैसे ही आवाज गूंजना बंद हुई, एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यांग ये के सामने प्रकट हुआ। इस समय यांग ये ने आखिरकार आसपास के माहौल को साफ साफ देख लिया था।
वह एक गोलाकार मंच पर था। स्वर्ग का दरवाजा उसके पीछे था और उसके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध था। यह आंशिक रूप से बंद जगह थी और आगे कुछ ही दूरी पर एक और दरवाजा था। यांग ये ने आसपास की दुनिया पर नजर डाली। यह बड़ी दुनिया है। तुम वही आदमी हो, यांग ये? इस बीच सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, क्या तुम 1 महीने बाद नहीं आ रहे हो? यांग ये ने सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा। क्या आप माँ कबीले, सम्राट संप्रदाय या युद्ध मंडप से हैं? या आप दिव्य फीनिक्स कबीले से हैं? माँ कबीला। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। यांग ये, तुम्हें यहाँ आना ही था आज। अचानक यांग यी से इरादे की 2 भयानक लहरें विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं। उसी समय उसकी तलवार उसकी मुट्ठी से गायब हो गई। जब यांग ये की तलवार गायब हो गई तो बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया था और द्वैतवाद क्षेत्र में उसकी आभा उसके भीतर से बाहर निकल आई, साथ में सफेद प्रकाश की किरण भी थी। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर बूढ़ा आदमी उड़ गया। बूढ़े आदमी के हवा में उड़ते ही उसके मुंह से लगातार खून की धारें बहने लगीं और यह वाकई एक शानदार नजारा था। भले ही वह यांग यी की पुनर्जन्म तलवार से मारा गया था, बूढ़े आदमी को एक पल में नष्ट नहीं किया गया था। वह एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ था, एक सच्चा द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ जिसे दबाया नहीं गया था। यदि बूढ़ा आदमी निचले आयामों में था और उसे देवता क्षेत्र में दबा दिया गया था, तो यांग ये का हमला उसे एक पल में मार सकता था। दुर्भाग्य से यह निचले आयाम नहीं था, यह बड़ी दुनिया के क्षेत्र के भीतर था, इसलिए बूढ़े आदमी को दबा दिया गया था। बूढ़े आदमी को उड़ा देने के बाद यांग ये नहीं रुका। वह बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुई एक प्रकाश की किरण में बदल गया और फिर उसने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। हेवन रेंज। 3 अतिव्याप्त हेवन रेंज। धमाका। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि इस हमले ने उसे नष्ट कर दिया। 3 अतिव्याप्त हेवन रेंज की शक्ति पुनर्जन्म तलवार से थोड़ी ही कम थी, लेकिन यह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। बूढ़े आदमी को मारने के बाद यांग ये एक पल भी नहीं रुका और अपने सामने के दरवाजे की ओर गोली चला दी। वह निश्चित रूप से बड़ी दुनिया की अन्य शक्तियों के खिलाफ सीधे जाने का विकल्प नहीं चुनेगा। जब तक वह बड़ी दुनिया में प्रवेश करता है और खुद को छुपाता है, तब क्या कोई उसे ढूंढ सकता है? उस समय वे खुले में होंगे जबकि वह छाया में छिपा होगा। इसलिए चाहे उनके पास कितने भी पुनर्जन्म क्षेत्र या द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। उसने उनसे सीधे लड़ने से इनकार कर दिया और वह बेशर्म बनने का इरादा रखता था। यांग ये बहुत तेज था और तुरंत दरवाजे में घुस गया। हालांकि यांग ये को दरवाजे से बाहर निकलने में बस एक पल लगा और वह बहुत दूर उड़ गया। आलीशान पोशाक पहने एक बूढ़े आदमी को दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग यी ने जैसे ही खुद को रोका, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़ी दुनिया वास्तव में उससे निपटने के लिए एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजेगी। कहने की जरूरत नहीं है, वे वास्तव में उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। बूढ़े आदमी ने यांग ये को आंकते हुए कहा, तुम यांग ये हो, है न? हाँ हाँ, मैंने सुना है कि तुम 1 महीने बाद आ रहे हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें धोखा दोगे। सौभाग्य से उसने हमें समय पर संदेश भेज दिया, अन्यथा तुम वास्तव में हमारी बड़ी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते थे। मैं अभी भी बहुत धीमा था। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने तुरंत पुनर्जन्म तलवार और हेवन रेंज को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे डर था कि माँ कबीले का सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी बड़ी दुनिया को संदेश भेजेगा। हालांकि वह अभी भी बहुत धीमा था। अब वह काफी शर्मनाक स्थिति में था। उसके और पुनर्जन्म क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही उसके पास तलवार चलाने की मंशा, वध करने की मंशा और कई अन्य शक्तिशाली तकनीकें हों, फिर भी इस अंतर को पूरा करना काफी मुश्किल था। अगर बूढ़े आदमी को द्वैतवाद क्षेत्र में दबा दिया जाता तो उसके पास एक मौका होता। हालांकि बूढ़े आदमी की साधना यहां दबाई नहीं जाएगी। अचानक बूढ़े आदमी के पीछे का दरवाजा हिल गया और फिर बूढ़े आदमी के पीछे 10 बूढ़े आदमी प्रकट हुए। 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ, एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये ने सिर हिलाया, आप सभी वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। खरगोश का शिकार करते समय शेर भी अपनी जान दे देता है और तुम खरगोश नहीं हो। बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, यांग ये, तुम्हारे और मेरे माँ कबीले के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने हमारे साथ दुश्मनी करने पर जोर दिया। चूंकि यह मामला है, इसलिए मेरा माँ कबीला स्वाभाविक रूप से तुम्हें इस दुनिया में मौजूद रहने की अनुमति नहीं दे सकता। आखिरकार अगर तुम जैसी प्रतिभा को बढ़ने दिया जाता है, तो मेरा माँ कबीला भी तुम्हारा बदला नहीं ले पाएगा। यांग ये ने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों की ओर देखा, क्या आप सभी माँ कबीले से हैं? युद्ध मंडप। इस बीच 2 बूढ़े आदमी आगे बढ़े। उनमें से एक ने कहा, यांग ये, तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यह की है कि तुमने नेदर पवेलियन के काम में दखल दिया है। यह मामला बहुत पेचीदा है।
जब तक तुम्हारे पास जियान वूजी या अनफेटेड वन से मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यांग ये ने हंसते हुए कहा, तुम में से कुछ लोग मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आलीशान पोशाक पहने बूढ़ा आदमी हंसा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई तुरुप का पत्ता है, वरना तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आते। आओ देखते हैं कि वह क्या है। मैं भी वास्तव में जानना चाहता हूँ कि यह क्या है। युद्ध मंडप से उस बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, चूंकि आप जैसे अर्ध देवता एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करते हुए इतने शांत रहने में सक्षम हैं, यह निश्चित रूप से एक असाधारण तुरुप का पत्ता है। यांग ये थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सिर हिलाया, तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार भगवान की मुहर अचानक उसके माथे पर चमक उठी। धमाका। एक क्षण बाद तलवार की एक भयानक लहर उसके अंदर से निकली और फिर उसका आभामंडल तुरंत विस्फोटक रूप से ऊपर उठ गया। 2 सांसों के समय के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी तलवार की मंशा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। टकराना। यांगे के चारों ओर का स्थान एक विस्फोट से गूंज उठा। रिटर्नल रैंक तलवार इरादा। इतने सारे विशेषज्ञों और यहां तक एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करते समय अर्ध रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा अब पर्याप्त नहीं था। यहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर तब थोड़ा बदलाव आया जब उन्होंने यांग ये की तलवार की मंशा को रिटर्नल रैंक प्राप्त करते देखा और उनकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी, क्योंकि वे भी रिटर्नल रैंक की तलवार की मंशा को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि बूढ़े आदमी ने कोई गंभीर भाव नहीं दिखाया, लेकिन उसकी आंखों में सावधानी का एक निशान था। जब इन्फेटेड वन और जियान वूजी इतने सालों पहले बड़ी दुनिया में बिना किसी बाधा के घूमते थे, तो उनके पास केवल रिटर्नल रैंक तलवार की मंशा थी। हालांकि उनकी साधना यांग ये से अधिक थी। यदि यांग ये द्वैतवाद क्षेत्र में होता, नहीं, भले ही वह देवता क्षेत्र में होता, बूढ़े आदमी और अन्य लोगों को शायद उससे दूर रहना पड़ता। इस बीच यांग ये धीरे धीरे उनकी ओर चलने लगा। मैं, यांग ये, कब अपनी जान जोखिम में डालने से डरी हूं। वह अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था। यांग यी को पता था कि अब अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने का समय आ गया है। ऐसी ताकतों का सामना करते समय उसके पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपनी तलवार की नियत को रिटर्नल रैंक तक बढ़ा दिया। कितनी हास्यास्पद बात है। इस बीच आलीशान लबादे में बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा, यांग ये, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने पुनर्जन्म क्षेत्र में अपनी तलवार की नियत सुधारने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया है। कितनी हास्यास्पद बात है। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और कहा, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं। तुम कर सकते हो। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई, तो फिर तुम क्यों नहीं करते। बूढ़े आदमी का हाव भाव अचानक बदल गया, सावधान। बोलते हुए उसने यांग ये की तरफ अपना हाथ थपथपाया, क्योंकि यांग ये की तलवार गायब हो गई थी। अनुभव करना, टकराना। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक के माथे से खून की एक धार निकली। उस द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह घबराहट से भर गया। अपनी मृत्यु के क्षण तक भी उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जिस समय द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु हुई, उस समय यांग यी को आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने ताबूत के ढक्कन का इस्तेमाल बूढ़े व्यक्ति के हमले की ज्यादातर ताकत को रोकने के लिए किया था। इस समय बूढ़े व्यक्ति और अन्य सभी लोगों के चेहरे पर अत्यंत भद्दे भाव थे। यांग यी ने वास्तव में उनकी आंखों के सामने ही उनके एक साथी को मार डाला था। यह बूढ़े आदमी के लिए विशेष रूप से सच था। उसका चेहरा अभी बहुत उदास था। आखिरकार यांग ये को उसकी मौजूदगी में अपने पक्ष के विशेषज्ञों में से एक को मारने की अनुमति देना एक भयानक अपमान था। अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे का हाव भाव पूरी तरह बदल गया, सावधान। जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली और फिर वह भूस्खलन की तरह नीचे उतरी। पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ की तरह बूढ़े आदमी की आभा बहुत तेज थी और यह तुरंत यांग ये से टकराए, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह यांग ये के ताबूत के ढक्कन से टकराए। जैसी कि उम्मीद थी, यांग ये उड़ गया। हालांकि बूढ़े आदमी से कुछ ही दूरी पर खड़े एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ का शरीर धीरे धीरे वहीं गायब हो गया। बूढ़े आदमी ने दोबारा हमला इसलिए किया क्योंकि यांग ये ने हमला किया था। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने एक और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को एक पल में मारा हुआ देखा, तो शेष द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। उसी समय वे तुरंत एक साथ एकत्र हुए और अपने चारों ओर अपनी आभा छोड़ी। वे लापरवाह थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम करके आंका था। जब वे यहाँ आए थे, तो उन्होंने यांग ये के बारे में बहुत अच्छा सोचने की पूरी कोशिश की थी, और इसके लिए उन्होंने एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों को भी भेजा था। उन्होंने यांग ये को बिना कोई मौका दिए ही उसे नष्ट करने के लिए इतनी बड़ी सेना भेज दी थी। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे फिर भी उसे कम आंकेंगे,
और उन्होंने उसे बहुत कम आंका था। यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर उसने बूढ़े आदमी और दूसरों की तरफ देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक भयंकर मुस्कान उभरी हुई थी। उसने बूढ़े आदमी पर तुरंत हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण यह था कि वह बूढ़े आदमी को नहीं मार सकता था। पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए पुनर्जन्म तलवार बूढ़े आदमी को नहीं मार सकती थी। यह असंभव था, भले ही उसकी तलवार का इरादा रिटर्नल रैंक पर था। हालांकि द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। क्वासी रिटर्नल रैंक तलवार इरादा और पुनर्जन्म तलवार द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा खतरा थे। अब जब उनकी तलवार का इरादा रिटर्नल रैंक में सुधार हुआ था, तो पुनर्जन्म तलवार की ताकत अनगिनत बार बढ़ गई थी। रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा और पुनर्जन्म तलवार द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थे। बूढ़े आदमी ने इस बार अपनी सांस बर्बाद नहीं की। इससे पहले यांग ये दो द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था क्योंकि वह बहुत बकवास बोलता था। अब बूढ़े आदमी को एहसास हो गया था कि यांग ये अपने विरोधियों को आश्चर्यचकित करना पसंद करता है। इसलिए बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया, उसे कोई मौका मत दो, एक साथ हमला करो। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसने अपने दाहिने हाथ से यांग ये पर पंजा मारा और एक बड़ा पंजा आगे बढ़ा और यांग ये पर जोर से वार किया। जहां तक द्वैतवाद क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने भी एक साथ हमला किया। इस बार उन्होंने यांग यी को एक और मौका देने से इनकार कर दिया। न केवल यांग यी ने 9 सर्वोच्च विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के सामने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने दुश्मनों पर हमला भी कर दिया। उनके बीच की दूरी कभी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए यांग ये को उनके करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसी तरह बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के हमले यांग ये के सामने आ गए थे। अचानक यांग ये की तलवार एक बार फिर गायब हो गई। अनुभव करना, टकराना। उसी क्षण उसकी तलवार गायब हो गई। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक का सिर हवा में उड़ गया। इस बीच यांग ये अपने ताबूत के ढक्कन को पकड़े हुए उड़ गया। यांग ये ने उड़ते हुए लगभग 5 मुंह खून थूका। इसके अलावा उसका पूरा शरीर फटने लगा था और खून की धारें लगातार उससे रिस रही थीं। हालांकि उसके वध के हृदय को सारा खून सोखने में बस एक पल लगा। यांग ये की आकृति 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ने के बाद रुक गई। जैसे ही उसने खुद को रोका, यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और एक ऊर्जा मोती बिना आवाज किए उसके मुंह में उड़ गया। इस बीच बूढ़ा आदमी और दूसरे लोग उसके पास ही पहुंच गए थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने हमला नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई गहन ऊर्जा नहीं बची है? बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में हंसा, एक अर्ध देवता हमेशा एक अर्ध देवता ही रहेगा। भले ही तुम्हारे पास द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने की ताकत हो, फिर भी तुम एक अर्ध देवता ही हो। चाहे तुम्हारी युद्ध शक्ति कितनी भी असाधारण क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त गहन ऊर्जा नहीं है तो यह केवल एक पल के लिए ही रहेगी। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम्हें स्वर्ग पथ पर लटका देंगे ताकि निचले आयामों का हर व्यक्ति हमारी बड़ी दुनिया को चुनौती देने के परिणाम को देख सके। अचानक यांग ये ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और फिर उसकी तलवार एक बार फिर गायब हो गई। अनुभव करना। जिस क्षण तलवार गायब हुई, बूढ़े आदमी के पास खड़े द्वैतवाद क्षेत्र के एक व्यक्ति का सिर तुरंत हवा में उठ गया। बूढ़ा आदमी और बाकी लोग दंग रह गए। क्या उसमें अभी भी अपार ऊर्जा है? अचानक यांग ये की तलवार फिर से गायब हो गई। अनुभव करना। एक अन्य द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ का सिर हवा में उड़ गया। एक पल में 2 द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ मारे गए थे। इस समय यहां मौजूद हर कोई चकित था और बूढ़ा आदमी भी चौंक गया था। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत यांग ये की ओर गोली चलाई। जहां तक दूसरे द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात है, वे बूढ़े आदमी के हमला करने से पहले ही सदमे से उबर चुके थे और उन्होंने भी यांग ये पर हमला कर दिया। इस समय वे यांग ये को जिंदा पकड़ने के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब वे बस उसे मारना चाहते थे। हालांकि वे इस तथ्य से बहुत हैरान थे कि यांग ये में अभी भी बहुत ऊर्जा थी, लेकिन उनके पास इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि यांग ये फिर से अपनी तलवार खींच लेगा। यांग ये में स्वाभाविक रूप से गहन ऊर्जा थी। ऊर्जा मोती का सेवन करने के बाद उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से भर गई थी। ऐसा होने के बाद उसके अंदर मौजूद प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा से उसकी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। वह अब एक अर्ध देवता था, इसलिए उसकी गहन ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। वर्ल्डमैन स्टोन के साथ मिलकर वह पुनर्जन्म तलवार को लगभग 3 बार निष्पादित कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में यह अभी भी उसके लिए बूढ़े आदमी और अन्य द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि उसके पास ऊर्जा मोती थे। ऊर्जा मोती उसकी अपर्याप्त गहन ऊर्जा की भरपाई कर सकते थे। यांग ये को बूढ़े आदमी के समूह के साथ युद्ध में उलझने में ज्यादा समय नहीं लगा। दरअसल यांग ये पूरी तरह से दबा हुआ था। वह केवल उनके उन्मत्त हमलों से खुद का बचाव कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास ताबूत का ढक्कन था।
अपनी शारीरिक सुरक्षा और प्राइमर्डियल वायलेट एनर्जी से मिली तेजी से रिकवरी के साथ वह एक पल में मारे जाने से बचने में सक्षम था। हालांकि तब भी यांग ये ने एक अन्य द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला था। ऐसा लग रहा था कि यांग ये में वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने जवाबी हमला किया उसने तुरंत एक जान ले ली। यांग ये बहुत होशियार था, इसलिए उसने बूढ़े आदमी से सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की। जब भी बूढ़ा आदमी हमला करता तो वह या तो चकमा दे देता या ताबूत के ढक्कन का इस्तेमाल करता। किसी भी मामले में उसने बूढ़े आदमी से लड़ने से इनकार कर दिया। जब तक उसे मौका मिलता वह दूसरे द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला करता। इससे बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। उसकी ताकत यांग ये को मजबूती से दबा सकती थी और अगर यांग ये उससे सीधे लड़ता तो यांग ये निश्चित रूप से हार जाता। हालांकि यांग ये ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भले ही उसकी ताकत यांग ये से कहीं ज्यादा थी, यांग ये की शारीरिक सुरक्षा और ताबूत के ढक्कन की मौजूदगी के कारण वह यांग ये को तुरंत नहीं मार सका। सबसे भयानक बात यांग ये की रिकवरी की गति थी। तार्किक रूप से कहें तो खुद यांग और इतने सारे द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों की संयुक्त ताकत यांग ये को सिर्फ झटके से भी घायल कर सकती थी। हालांकि यांग ये ने मरने से इनकार कर दिया। उसकी रिकवरी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वे अभी भी तीव्रता से लड़ रहे थे। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक आलीशान पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी तरफ से 5 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया था। अब यह 1 के विरुद्ध 6 था। हालांकि बूढ़े आदमी की सेनाएं कम हो गई थीं, फिर भी यांग ये को अधिक से अधिक चोटें लग रही थीं। शुरुआत में वह मुश्किल से उनका विरोध कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी और इस तथ्य के साथ कि बूढ़ा आदमी और दूसरे लोग उस पर और भी हिंसक हमला कर रहे थे, उसकी चोटों के साथ उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। इस समय यांग ये की शक्ल काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसका शरीर कांच की बोतल की तरह लग रहा था जिसे मारा गया था, और वह दरारों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी उनसे लगातार खून बह रहा था, लेकिन खून को सोखने में ज्यादा समय नहीं लगा। भले ही उसके अंदर की आदिम बैंगनी ऊर्जा उसकी चोटों की मरम्मत कर रही थी, लेकिन एक पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही एक नई दरार दिखाई दे जाती थी। या शायद एक की मरम्मत अभी अभी हुई थी कि वह फिर से खुल गई, और यह पहली बार खुलने की तुलना में ज्यादा गंभीर भी हो सकती है। इस समय उसके अंदर की आदिम बैंगनी ऊर्जा उस गति को सहन नहीं कर पा रही थी जिस गति से वह चोटें झेल रहा था। हालांकि यदि आदिम बैंगनी ऊर्जा न होती तो अब तक वह टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। जब यांग ये टुकड़ों में बिखरने ही वाला था तो अचानक उसकी नज़र स्वर्ग के दरवाजे पर पड़ी और उसने कहा, आज के लिए बस इतना ही, मैं कल वापस आऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह मुड़ा और दरवाजे के अंदर चला गया। बूढ़ा आदमी और अन्य लोग मौके पर ही दंग रह गए। यांग ये चला गया था, वह तो ऐसे ही चला गया। यह वाकई उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। उन्हें वाकई उम्मीद नहीं थी कि यांग ये भाग जाएगा। अभी वह कितना घमंडी था। उसने अकेले ही 10 से ज्यादा विशेषज्ञों से लड़ने का इरादा किया था। इसके अलावा यांग ये ने वास्तव में ऐसा किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह युद्ध के बीच में भाग जाएगा। स्थिति में यह मोड़ बहुत तेजी से आया था। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने स्वर्ग के द्वार के माध्यम से यांग ये का पीछा करने का इरादा किया, लेकिन एक शानदार पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। बूढ़े आदमी ने द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ की ओर ठंडी नजर से देखा, क्या तुम वहां अपनी जान देने जा रहे हो? उस द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ ने जब बूढ़े आदमी की बात सुनी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे ठंडे पसीने आ गए। उसकी साधना यहाँ दबाई नहीं गई थी, फिर भी यांग ये उसे एक पल में मार सकता था। एक बार जब वह दरवाजे से गुजरा और निचले आयामों में पहुंचा तो उसकी साधना दबा दी जाएगी। उस समय उसका तो कहना ही क्या, बूढ़ा आदमी भी खतरे में होगा। वे वहां नीचे नहीं जा सकते थे, नहीं उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। यहां तक बूढ़े आदमी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले वे निचले मंडप से डरते थे, दूसरे वे यांग ये से डरते थे। यांग ये ने जो ताकत दिखाई वह बहुत भयानक थी, खास तौर पर जब उसकी तलवार की मंशा रिटनल रैंक पर पहुंची। भले ही यांग ये उन्हें यहां रहते हुए हरा नहीं पाया, लेकिन अगर वे वहां चले गए और द्वैतवाद क्षेत्र में दबा दिए गए तो यांग ये के हमले उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। इसके अलावा थोड़ी सी भी गलती उनकी मौत का कारण बन सकती है। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने धीमी आवाज में पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ा आदमी दरवाजे की ओर देखता रहा और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह वापस आएगा, चलो उसका इंतजार करते हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि अर्ध देवता क्षेत्र में एक चींटी वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना कर सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा, चलो यहीं प्रतीक्षा करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने संप्रदायों को सूचित न करें। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने पूछा, क्यों? क्या तुम ऐसा अपमान बर्दाश्त कर सकते हो?
बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर वह पैरों पर पैर रखकर बैठ गया और अपनी गहन ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगा। वह द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसे समझ में आया कि बूढ़े आदमी का क्या मतलब था। सम्राट संप्रदाय, युद्ध मंडप और माँ कबीले ने कुल 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञों और एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजा था। हालांकि ऐसी ताकत न केवल यांग यी को मारने में असमर्थ थी, बल्कि उन्होंने अपनी आधी सेना भी उसके हाथों खो दी थी। अगर यह खबर फैल गई तो उन्हें निश्चित रूप से अपमानित होना पड़ेगा। इसके अलावा यह सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सम्राट संप्रदाय, युद्ध मंडप और माँ कबीले भी बड़ी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे। आखिरकार यांग ये सिर्फ एक अर्ध देवता था। एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ एक भी अर्ध देवता को मारने में सक्षम नहीं थे। वे स्वयं को इस प्रकार शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। इस बीच द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने गंभीरता से कहा, बड़े हुआ, हम पहले भी अपनी संयुक्त सेना के साथ भी उसका कुछ नहीं कर पाए थे। फिर भी अभी हम लापरवाह थे। एल्डर हुआ ने गंभीरता से कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी तलवार की नीयत को इस तरह सुधार पाएगा। इस तथ्य के साथ कि हम भी लापरवाह थे, इसलिए वह हम में से 5 लोगों को मारने में सक्षम था। फिर भी अब हम उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं और हम उसे कम नहीं आंकेंगे। इसके अलावा उसने अपनी तलवार की नीयत को सुधारने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा होगा। उनमें से एक ने अचानक कहा, अब वह निश्चित रूप से प्रतिशोध से पीड़ित है। क्यों न हम अभी वहां जाएं और भविष्य की सभी परेशानियों को समाप्त करें। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो बाकी लोग ललचा गए। यांग ये ने अपनी तलवार की नीयत को बलपूर्वक सुधारने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया से पीड़ित था। प्रतिक्रिया से पीड़ित होने पर वह सबसे कमजोर होगा। इस समय कोई भी द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ यांग ये को मार सकता था। इस बीच आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि नीदरलैंड मंडप भी वहीं नीचे है? निचला मंडप। जब उन्होंने यह नाम सुना तो उनके हाव भाव बदल गए, खास तौर पर युद्ध मंडप और सम्राट संप्रदाय के सदस्यों के, क्योंकि उनके संप्रदाय के पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ निचले आयाम में जाने के बाद वापस नहीं लौटे थे। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अगर वे नेदर पवेलियन से नहीं डरते तो वे इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होते और वे यांग ये को पाने के लिए निचले आयामों की ओर चले जाते। लेकिन नेदर पवेलियन के कारण और इस तथ्य के साथ कि उनकी साधना दबा दी जाएगी, वे निचले आयामों में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और वे यहाँ केवल यांग ये के आने का इंतजार कर सकते थे। इस तरह यांग ये के पास यह तय करने की शक्ति थी कि वे लड़ेंगे या नहीं। इस बीच एल्डर हुआ ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसने अपनी तलवार की मंशा को एक रैंक तक बलपूर्वक सुधारा था। अगर यह उसकी रिटर्नल रैंक तलवार की मंशा के लिए नहीं होता तो वह हमारे लिए जो खतरा पैदा करता वह सीमित होता। मुझे यकीन है कि आप सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि भले ही ऐसी गुप्त तकनीकों का उपयोग किया जाए, उपयोगकर्ता को निश्चित रूप से एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। भले ही वह इतनी कीमत सहन कर सके, लेकिन वह निकट भविष्य में उस गुप्त तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए अब जब उसने रिटर्नल रैंक तलवार की मंशा से प्राप्त लाभ खो दिया है तो आप सभी उसे आसानी से मार सकते हैं, भले ही मैं यहाँ न रहूं। वह एक क्षण रुका और बोला, इसके अलावा मेरे पास एक बैकअप योजना भी है। जब उन्होंने सुना कि एल्डर हुआ के पास एक बैकअप योजना है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यांग ये स्वर्ग पथ से होते हुए निचले आयाम में वापस आ गया। उसके बाद उसकी आकृति चमकी और जमीन पर आ गई, और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो जमीन के नीचे चली गई और जमीन के नीचे लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ही रुकी। रुकने के बाद वह तुरंत ही आदिकालीन शिवालय में प्रवेश कर गया। उसके रुकने के बाद यांग ये तुरंत आदिकालीन शिवालय में प्रवेश कर गया। पहले स्तर पर दुनिया में यांग ये जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था, जबकि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर तेजी से बह रही थी। एक बार जब यह उसमें बह गई तो आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर की मरम्मत करने के लिए प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा में बदल गई। हालांकि प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी, यांग ये अभी भी भौहें सिकुड़े हुए था। इसके अलावा उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। उसकी तलवार की मंशा का प्रतिघात। अपनी तलवार की मंशा को रिटर्नल रैंक तक बढ़ाने की निश्चित रूप से एक समय सीमा थी और अब इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। हालांकि यांग ये मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी जब पलटवार हुआ तो वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। अपनी तलवार की मंशा से उसे जो पलटवार झेलना पड़ा वह अतीत में उसके शरीर से झेले गए पलटवार से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई इंसान सह सके। उसने इतने लंबे समय तक अपनी तलवार की मंशा बढ़ाने के लिए तलवार भगवान की मुहर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह पलटवार से डरता था। हालांकि अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह या तो अपनी तलवार की मंशा को रिटर्नल रैंक तक बढ़ा सकता था या स्टेलस वॉर्ड डायग्राम का उपयोग कर सकता था, अन्यथा वह उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा।
लेकिन स्टेलस स्वॉर्ड डायग्राम ने उसकी जीवन अवधि समाप्त कर दी। इसलिए अंत में उसने इस दर्द को सहना चुना। इस बीच तलवार अग्रदूत तलवार आत्मा में परिवर्तित हो गया। वह यांग ये को उसके दर्द को कम करने में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उसकी तलवार की मंशा को क्वासी रिटर्नल रैंक पर बनाए रख सकती थी। आखिरकार उसकी तलवार की मंशा की रैंक को जबरदस्ती बढ़ाने से उसकी तलवार की मंशा कम हो जाएगी। हालांकि यांग ये बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि तलवार आत्मा की मदद के अलावा एक और कारण था, और वह यह था कि उसकी तलवार की मंशा बेहद ठोस और मजबूत थी। यदि अस्थिर तलवार इरादे वाला कोई तलवार साधक उसकी जगह पर होता, तो तलवार भगवान की मुहर का उपयोग करने के बाद उस तलवार साधक को निश्चित रूप से अपनी तलवार इरादे में गिरावट का सामना करना पड़ता। फिर भी अब यांग ये को केवल कुछ दर्द सहना पड़ा। वाह, एक तलवार आत्मा! अचानक लिटिल स्काई की आवाज गूंजी, और फिर वह तलवार आत्मा के सामने प्रकट हुई। तलवार आत्मा ने बस उसकी तरफ देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह लिटिल स्काई के बारे में जानती थी, और वह जानती थी कि लिटिल स्काई बहुत रहस्यमय है, इसलिए वह लिटिल स्काई को नाराज नहीं करना चाहती थी। लिटिल स्काई को स्वॉर्ड स्पिरिट में बहुत दिलचस्पी थी। वह स्वॉर्ड स्पिरिट के चारों ओर घूमती रही और लगातार उसका आंकलन करती रही। लिटिल स्काई की आंखें दिलचस्पी से भर गईं। टस्क टस्क, यह वास्तव में एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, और यह एक कैस स्वॉर्ड स्पिरिट है। तलवार आत्मा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और हैरान थी। एक अराजकता तलवार आत्मा? हाँ, लिटिल स्काई मुस्कुराया। आप एक दुनिया की अराजकता ऊर्जा से गढ़े गए थे, इसलिए आप एक अराजकता तलवार आत्मा हैं। उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसके साथ हो। तुम एक तलवार हो, और केवल एक शक्तिशाली तलवार साधक ही तुम्हें विकसित होने में मदद कर सकता है। भले ही उस आदमी की तलवार की नीयत अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन भविष्य में यह निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। तलवार आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, क्या ऐसी तलवार आत्माएं हैं जो अराजकता तलवार आत्माओं से बड़ी हैं? बेशक, लिटिल स्काई ने आगे कहा, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तुम्हारे जैसे अस्तित्व के लिए अपनी खुद की बुद्धि बनाना बेहद मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कैस स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी खुद की बुद्धि के साथ देख पाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारी बुद्धि और दिमाग बहुत परिपक्व हैं। तलवार आत्मा ने पूछा, क्या तुम्हारा वह संदूक भी अराजकता ऊर्जा से बना खजाना है? उसे स्वाभाविक रूप से वह संदूक याद आ गया। आखिरकार वह भी उस संदूक को नष्ट नहीं कर सकती थी। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, लगता है कि यह एक है। हालांकि वह साथी आपके जितना होशियार नहीं है, और उसने अपनी खुद की बुद्धि विकसित नहीं की है। तलवार आत्मा ने थोड़ा सिर हिलाया और चुप हो गई। लिटिल स्काई ने यांग ये की ओर देखा और पूछा, क्या वह आदमी फिर किसी से लड़ने गया था? तलवार आत्मा ने सिर हिलाया। आह! नन्ही स्काई ने धीरे से आह भरी, और फिर वह पलटी और दूर गायब हो गई। एक दिन बाद यांग ये का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया, और उसकी चोटें उसकी आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से ठीक हो गईं। इस क्षण वह पुनः अपने उत्कर्ष पर लौट आया था। यांग ये ने तलवार आत्मा की ओर देखा, धन्यवाद। यदि तलवार आत्मा नहीं होती, तो उसकी तलवार की मंशा लगभग निश्चित रूप से एक रैंक से गिर गई होती। तलवार आत्मा ने सिर हिलाया, क्या आप जारी रखेंगे? बेशक। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। इस बार वह अंत तक उनसे लड़ने के लिए तैयार था। तलवार आत्मा ने कहा, उन्होंने वहां और भी अधिक विशेषज्ञ भेजे होंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अगर मैं जीत नहीं पाया तो मैं दौड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये वहीं गायब हो गया, और तलवार आत्मा उसके पीछे पीछे चली गई। बाहरी दुनिया में यांग ये एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो जमीन से बाहर निकली, और फिर उसने गति बढ़ा दी और स्वर्ग पथ पर चमक उठी। स्वर्ग का द्वार थोड़ा हिला, और फिर यांग ये उसके पीछे से प्रकट हुआ। जिस समय यांग ये दरवाजे से बाहर आया, एल्दहुआ और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। जब एल्दहुआ ने यांग ये को देखा तो उसकी आंखों में खौफनाक हत्या की मंशा उभरी। यांग ये, तुम बकवास बंद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो उनकी ओर आगे बढ़ी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।